पेड़ों के साथ काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं। आपने कई रातें जंगलों में बिताई हैं। कभी पीपल्स के पेड़ से भूत उतरता हुआ या नीम के पेड़ से कोई चुड़ैल उतरती हुई देखी है आपने? लोग कहते हैं घोस्ट ऑन द ट्री, मैं बोलता हूँ एंजल्स ऑन द ट्री, है ना। सो अगर ये एंजल्स ना होते, एंड वी कॉल इट, जैसे हमारे अपने ग्रुप्स में हम इसको स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो अगर ये आपके साथ नहीं है ना, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। हमने जनरली जब भी चेतना की, कॉन्शियसनेस की बात की है, तो हमने ह्यूमंस के लेवल पे बात करी है, हमने कभी भी प्लांट्स को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। जी, आप देख लो ना, सारी के सारी जितनी भी स्पीसीज हैं, अगर प्लांट कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो बाकी स्पीसीज जिंदा कैसे होंगी? उसको छोड़िए, खाने की तो बात सेकेंडरी है, सांस लेने की भी जो बात है, इसीलिए कहते हैं ना, पत्ता ही परमात्मा है। क्यों? पत्ते में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से आप जिंदा हैं। मैं और आप आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। प्रकृति बैलेंस करना चाह रही है स्पीसीज को। पहली बात तो उसको अब फिक्र होगी कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक जो स्पीसीज है, होमो सेपियंस है, जो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो कम करो, रहेगी, पर हमें 7.5 बिलियन नहीं मुझे चाहिए, 1 बिलियन भी बहुत है। घूमते रहेंगे इधर उधर अपना। लगता है आपको सर ये होगा? हो रहा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आपने मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जहां पे लोगों ने अपनी ऊर्जाओं से रिलेटेड जो अनुभव हैं उनको शेयर किया है। मैं बहुत दिन से खोज कर रही थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो प्रकृति के बीच मौजूद ऊर्जाओं के बारे में बात करे, जो प्रकृति के बारे में बात करे, क्योंकि देखिए, प्रकृति है जो सबसे सनातन है, पेड़ पौधे ही हैं जो सबसे सनातन हैं। और एक तरह से अगर हम कहें, अगर हम देखें पूरे स्ट्रक्चर को, ओरिजिन के, तो ये पेड़ पौधे जो हैं ये हमारे पूर्वज ही तो हैं। हम इस योनि से ही तो फिर जानवर और फिर मनुष्य की योनि में आए हैं। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं वो प्रकृति के बीच रहे हैं, जंगलों के बीच उन्होंने अपने समय को बिताया है और ऐसी ऊर्जाओं के तालमेल में रहे हैं वो, जहाँ पे उन्होंने शामनिज़्म को भी एक्सप्लोर किया, उन ऊर्जाओं को भी एक्सप्लोर किया, उस हीलिंग कैपेसिटी को भी एक्सप्लोर किया और उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ वो जुड़े। एक चीज़ जो इस पॉडकास्ट में सबसे खास है, वो मैसेज जो मेरे आज के मेहमान को प्रकृति के ज़रिए मिल रहा है, जो उनको कोविड से पहले मिलता आया है, कि 2030 तक प्रकृति खुद ही अपने आप को बैलेंस कर लेगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? प्रकृति में अभी बैलेंस नहीं है। हम जो विध्वंस कर रहे हैं, हम जितना पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, प्रकृति सब देख रही है और उनके मुताबिक 2030 तक पॉपुलेशन कम होने वाली है। क्यों ऐसा होगा, क्या उनको संदेश मिल रहे हैं, वो आप पॉडकास्ट में देखिएगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट तक इस पॉडकास्ट को देखिएगा, क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी चल रही है, एंजाइटी चल रही है, तो आपको इस पॉडकास्ट को देखने के बाद समझ आएगा कि वो सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन व्यर्थ का है। अगर आप एक बार प्रकृति की गोद में चले गए ना, उन एनर्जीज़ के कनेक्ट में आ गए, तो आपको बहुत सहजता महसूस होगी। तो आज इसी सहजता को एक्सप्लोर करने के लिए, इसी प्रकृति को, इसी पेड़ पौधों को एक्सप्लोर करने के लिए, उनकी एनर्जीज़ को समझने के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है मशहूर पीपल बाबा को। जी हाँ, पीपल बाबा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका जो असली नाम है स्वामी प्रेम परिवर्तन। देखिए, नाम भी कितना खूबसूरत है, परिवर्तन, और वो पर्यावरण में परिवर्तन ही ला रहे हैं। हम सबकी ज़िंदगी में एक सटल परिवर्तन ला रहे हैं उनके एफर्ट्स। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी पीपल बाबा का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि आप सामने बैठे हैं और आपसे बहुत सारे सवाल करने का मौका मिला है आज। बहुत सारे प्रकृति के रहस्य जो जनरली लोगों से अनजान होते हैं, उससे जानने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरा ऑडियंस जो है ना, वो पहली बार आपसे रूबरू हो रहा है इस पॉडकास्ट के ज़रिए, तो वो पीपल बाबा की ना जर्नी जानना चाहते हैं कि आखिर ये पीपल बाबा कैसे बने,
और ये जर्नी कैसे प्रकृति के साथ शुरू हुई और अभी भी चल रही है, आगे इसका क्या उद्देश्य है? अच्छा, आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाया घर में कि हमारी जो सोच थी और जो हमारे एक्शंस थे, जो भी हमने थोड़ा बहुत पेड़ पौधों में खेल खेला, जो भी एज अ हॉबी अच्छा लगा कुछ चीज़ें करने में, तो 11 साल की उम्र से 1977 में पौधे लगाने शुरू किए थे एंड इट वाज जस्ट अ हॉबी। और आज भी मैं कहता हूँ बस स्केल अप हो गई है पर हॉबी ही है। सो ये कभी हमारा लाइवलीहुड नहीं बना या उस तरह से नहीं। मैं एक टीचर हूँ, इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। और आज भी अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना होता है, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम अ टीचर। सो वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। एंड आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, इट इज़ बिकॉज पेड़ों का आशीर्वाद रहा। और हम पहले एक संस्था चलाते थे, पेड़ों का आश्रम, तो पेड़ पौधों के लिए लोगों को जागृत करना और ख़ुद भी जितना काम कर सके उतना किया। मोबिलाइजेशन बहुत हो गई और काफ़ी लोग जुड़े। आज हमारे पास 4 लाख लोग जो हैं ग्राउंड पे हैं, 18,000 लोग जो हैं वो वीकेंड्स पे जैसे आते हैं काम करने के लिए, और 6,70,000 एकड़ लैंड के ऊपर हम छाया वर्ड यूज़ करते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमने उनके ऊपर पेड़ लगाए, क्योंकि हमारी छाया है उस पर। 6,70,000 एकड़ जो ऑडिटेबल, वेरीफाइबल है, जो डॉक्यूमेंटेड है पूरी। सो 1 करोड़ 27 लाख पीपल के वृक्ष। जब हम पीपल बोलते हैं उसमें बड़ भी है, पिलखन भी है और गुलर भी है, क्योंकि फाइकस स्पीसीज जो होती है वो 4 मेन हैं हमारे भारतवर्ष में, पीपल, बड़, गुलर और पिलखन। तो ये 1 करोड़ 27 के करीब है। 74 लाख के करीब हमारे नीम के पौधे हैं, 28 लाख के करीब जामुन और बाकी फ्रूट ट्रीज़ हैं। लेकिन हम इस तरह की काउंटिंग के लिए नहीं माने जाते। हमें जो मेरा मानना है कि मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपने कितनी ज़मीन पे हैबिटेट बनाया, इकोसिस्टम क्रिएट किया, सस्टेनेबल एक चीज़ आपने क्रिएट की कि वो आपके बाद भी रहे। तो आपने 3 साल उस पे काम किया, ज़मीन पे 5 साल काम किया, उसके बाद वो चीज़ सस्टेन हो अगले 500 साल, 50 साल, 25 साल, जो भी। सो वी वर्क ऑन परमानेंट वेजिटेशन। एक होती है कि आपने गार्डन में फूल लगाया, उसके लिए आपको परमानेंट माली चाहिए। आपने कोई लैंडस्केपिंग की, उसके लिए आपको परमानेंट लैंडस्केपर्स चाहिए। आपने कोई पार्क बनाया, उसके लिए आपको मेंटेनेंस का क्रू चाहिए। लेकिन हम जिस तरह के हैबिटेट और इकोसिस्टम बनाते हैं उसमें फ़र्क ये है कि वो एक तरीके का सनातन है, कि वो हमेशा, वो पहले भी था वहाँ पर, लेकिन किसी ने काट दिया, किसी ने उजाड़ दिया, जिसको हम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन बोलते हैं। सो बेसिकली हमारा काम वही है। तो 273 तो काउंटेबल जो मैं आपको गिना सकता हूँ जो हम लोगों ने जंगल बनाए 226 डिस्ट्रिक्ट्स में 21 प्रदेशों में इंडिया में। और लेकिन हाँ, बदनाम हम पीपल के कारण हुए, क्योंकि बचपन से जब हमने पीपल लगाना शुरू किया, नीम लगाना शुरू किया, तो लोगों ने क्योंकि लोग हमेशा कहते थे कि बेटा ये मत लगाओ क्योंकि पीपल में भूत का वास होता है, ये भूतिया पेड़ है। सो इसमें यक्ष होते हैं, मरगट का पेड़ है, इसमें इमली लगाते थे तो कहते चुड़ैलें होती हैं, इसमें विचेस होती हैं, तो चीज़ें मान्यताएं थी। सो इसी के कारण हमने लगाया, क्योंकि हम भी मिलना चाहते थे उनसे कि हमें भी तो पता चले कि कौन है यहाँ पे। फौजी के बेटे हैं तो थोड़ा उस तरह से काम करने की वो थी। और हमारी जो नानी हैं, आखिरी में ये कहूँगा कि हमारी जो नानी थी वो हमारी सबसे बड़ी मेंटोर, हमारी सबसे बड़ी गुरु थी। और क्योंकि फादर वॉज इन द आर्मी, वो ज़्यादातर बॉर्डर्स पे रहते थे, मम्मी अपने काफ़ी बिज़ी रहती थी। मम्मी हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट थी, उनके रेडियो प्रोग्राम्स आते थे, और म्यूज़िक में थी, पेंटिंग में बहुत ज़्यादा थी, आर्टिस्ट थी, वर्किंग आर्टिस्ट थी। सो मेरा ज़्यादा वक्त नानी की गोदी में था, नानी की छत्र छाया में था।
और नानी बड़ी मस्त मौला थी हमारी, बड़ी कूल थी। तो वो गंगा जी के किनारे रहती थी इलाहाबाद में, और पंजाब से थी, अमृतसर से थी। एक गांव है कथू नंगल, वहाँ गुरु नानक देव जी का भी वहाँ पर कनेक्ट है। सो उन्होंने हमें घाट घाट का पानी पिलाया, और नानी की उंगली पकड़कर हम लोगों ने पूरा उत्तराखंड देखा, पूरा उत्तर प्रदेश देखा, महाराष्ट्र घूमे। मतलब ट्रैवलिंग भी उनसे सीखी, जो पूरा पेड़ पौधों के बारे में सीखा उन्हीं से सीखा। लाइफ को लाइटली लेना और कैसे एंजॉय करना, और किस तरह से अपना जो भी 70-75 साल के लिए हम आते हैं इस पृथ्वी पे उसको मीनिंगफुल बनाना, वो सब हमने अपनी नानी से सीखा। तो बस वो यूँ हुआ कि जब 20-25 साल बीत गए थे, 2 करोड़ पेड़ लगा चुके थे, पौधे लगा चुके थे, तो लोगों ने फिर मेरे ख्याल से सबसे पहला आर्टिकल पंजाब केसरी ने लिखा, फिर भास्कर ने, फिर राजस्थान पत्रिका ने, तो सब लोगों ने पीपल बाबा कहना शुरू कर दिया। तो ये हो गए 25 से 30 साल हो गए हैं। तो उस समय से लोग उसी नाम से, जब हम पैदा हुए थे चंडीगढ़ में मेरी पैदाइश थी, तो उस वक़्त हम आज़ाद जैन थे, मैं जैन परिवार से हूँ, और रूट्स हमारी राजस्थान में हैं। हमारे अभी काफ़ी फैमिली मेम्बर्स सिरसा हरियाणा में रहते हैं, इट्स अ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो लेकिन फादर क्योंकि आर्मी में होने के कारण पोस्टिंग्स होती रहती थी, 2-2 साल, 1-1 साल, 1.5 साल हम लोग उधमपुर रहे, दीमापुर रहे, इलाहाबाद रहे, पटना रहे, जालंधर रहे, चंडीगढ़ रहे, पूना रहे, सो मल्टीपल। तो भारत दर्शन हो गया अच्छी तरह से, वो काफ़ी है। सो अलग अलग टोपोग्राफी में काम किया, अलग अलग हाइड्रोलॉजी के साथ काम किया, अलग अलग सॉइल टाइप्स के साथ काम किया, अलग अलग इकोसिस्टम्स में काम किया। और बस आखिरी में यही कहूँगा कि जैसे हमारे आचार्य जी कहा करते थे कि बेटा कभी भी ज़िंदगी में अहंकार मत करना कि तुम पेड़ लगाते हो, पेड़ों ने तुमको चुना है एक काम के लिए, है ना, तो इस काम को बेटा कभी छोड़ना मत। ये तुम अपनी आजीविका के लिए कुछ भी करो, तुम चाहे चाय की दुकान खोलो, चाहे दुकानदारी करो, फैक्ट्री लगाओ, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इसीलिए मैं तो वो कहते थे कि कभी अहंकार मत करना, क्योंकि यू आर द चोजन वन। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने अरसे तक, इतने सालों तक, इतने कंसिस्टेंटली एक ही काम, वो भी प्रकृति का काम, और जो आपकी वो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, वो आपकी इट हैज़ नथिंग टू डू है, बल्कि उल्टा प्रॉपर्टियाँ बिक गई, प्लॉट बिक गए, हमारा सब कुछ बिक गया वो पौधे खरीदने के चक्कर में और लगाने के चक्कर में, लेकिन नो रिग्रेट्स अबाउट इट। तो इसीलिए बस ये जो हमारे आचार्य जी का, हमारे नानी का, हमारे पेरेंट्स का जो आशीर्वाद रहा, और टीचर्स का, स्पेशली टीचर्स ने हमेशा इनकरेज किया। सो आई वाज जस्ट लकी इनफ, मैं समझोगा मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं एक ऐसे इकोसिस्टम की पैदाइश हूँ कि मैं बाकी इकोसिस्टम्स को संभाल पा रहा हूँ। सर, मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि समाज में जितनी फैली भ्रांतियाँ, जितने मिथ्स हैं ना, उनको तोड़ने की कोशिश करूँ। आप इतने नज़दीकी से पेड़ों के साथ काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, आपने कई रातें जंगलों में बिताई हैं, कभी पीपल्स के पेड़ से भूत उतरता हुआ या नीम के पेड़ से कोई चुड़ैल उतरती हुई देखी है आपने? नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से भी मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए कुछ खेल सारा एनर्जी का है ना। आप जैसी एनर्जी डालेंगे वैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं आपके आसपास। सो ऑटो सजेशन बहुत होता है। मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं घोस्ट ऑन द ट्री, मैं बोलता हूँ एंजल्स ऑन द ट्री, है ना। सो अगर ये एंजल्स ना होते, एंड वी कॉल इट, जैसे हमारे अपने ग्रुप्स में हम इसको स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो अगर ये आपके साथ नहीं है ना, तो आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रकृति ही नहीं चाहती है, अगर इसको हिंदी सरल भाषा में समझाएं, अगर प्रकृति ही नहीं चाहती है कि आप उसके साथ काम करें, तो आप काम नहीं कर सकते। अगर वो अनुमति देती है तभी आप काम कर सकते हैं। इसीलिए इसी कारण से करोड़ों लोग हर साल पौधा लगाते हैं, क्योंकि लेकिन प्रकृति ने उनको चूज नहीं किया, तो वो उसको मेंटेन नहीं करते, उसमें पानी नहीं डालते, उसमें
गाय भैंस बकरी इंसानों से बचाते नहीं हैं, फेंसिंग नहीं करते वो उसको, तो वो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कभी देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो लगाते हैं फिर 1-2 महीने में वो सूख के मर जाता है, बिकॉज दे वर नॉट मेंट टू बी, दे वर नॉट मेंट टू बी। आप ज़बरदस्ती आप तबला पीटते जा रहे हो, ज़बरदस्ती हारमोनियम पे बैठे हो, ज़बरदस्ती आप गाने की कोशिश करो, जब आपके पास सुरताल की आपको है ही नहीं, डीएनए में ही नहीं है। ये डीएनए भी होता है आपका, है ना। तो अगर वो एनर्जीज आपको नहीं आपसे काम करवाना चाहिए, ज़बरदस्ती मत करो। तो आप ये कह रहे हैं सर कि एनर्जीज होती हैं बिल्कुल प्रकृति में, पेड़ पौधों में, लेकिन वो जिनको ऐसा रूप दे दिया गया है नेगेटिव एनर्जीज का कि आपका बुरा करेंगी, इस तरीके की चीज़ नहीं होती है, ये मिथ है। बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आप हमें एनर्जी का एक एग्जाम्पल दीजिए। मैं कहता हूँ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबसे बड़ा, इट इज होल्डिंग द होल सोलर सिस्टम इन इट्स प्लेस। आज सिर्फ ग्रेविटी निकाल दीजिए, द होल मिल्की वे, द होल ऑल द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आउट देयर, दे विल कोलैप्स। इट इज ग्रेविटी विच इज होल्डिंग एवरीथिंग। आज मून पे आप जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, ठीक है 6 गुना है, ये है वो है, वो तो गणित है सिर्फ, बट सन की एक ग्रेविटी है, अर्थ की एक ग्रेविटी है, एवरीथिंग इज बीइंग हेल्ड। मेरा जो शरीर है, अगर मेरा एक शरीर एक शेप में है तो वो ग्रेविटी के कारण है, गुरुत्वाकर्षण कारण है। वो इतनी गजब की एनर्जी है और तुमको दिखाई नहीं देती, मतलब तुम हो, वो चीज़ हो तुम, है ना। सो ये कहना कि एनर्जी नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा साइंस में है, बहुत ज़्यादा उसमें है, रैशनलिज्म में है। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। लाइफ को आप बहुत इस पेंडुलम के इस एंड पे देखेंगे या उस एंड पे देखेंगे, आप लाइफ का ना मज़ा ना स्वाद ले पाएंगे है ना। तो लाइफ जो है ना, यहाँ जैसे बुद्ध कहा करते थे, है ना, गौतम जी, तो वो बीच में है। थोड़ा सा इसका भी स्वाद लो, थोड़ा सा इसका भी मजा लो, तब आपको समझ आती है कि यार बहुत सही जगह पे हैं, बहुत सही जगह पे हैं। सर, आप प्लांट्स के कॉन्शियसनेस पे बहुत जोर देते हैं कि पेड़ पौधों में चेतना जो है और उसी से सारा जगत चल रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि ये लोगों के लिए एक बहुत नया टर्म है। हमने जनरली जब भी चेतना की, कॉन्शियसनेस की बात की है तो हमने ह्यूमंस के लेवल पे बात करी है, हमने कभी भी प्लांट्स को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। जी, तो 2 चेतनाएं हैं इस समय जो मोटे मोटे तौर पे लोगों को अगर समझ आ सकें तो। एक तो मनुष्य चेतना हो गई। मनुष्य चेतना है वो जो पूरा समाज क्रिएट करती है, सोसाइटी क्रिएट करती है, बड़ा छोटा क्रिएट करती है, कास्ट सिस्टम क्रिएट करती है, रिलीजन्स क्रिएट करती है, बाज़ार क्रिएट करती है, मार्केट क्रिएट करती है। तो जो भी कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, मैन मेड चीज़ें हैं, मैन मेड इन्वेंशंस हैं, ये सब पूरा मनुष्य चेतना है। और मनुष्य चेतना का ये डिस्प्ले है पूरा, है ना। फिर एक है वनस्पति चेतना। वनस्पति चेतना वो जो सनातन है, जो अब अर्थ ही ले लीजिए, प्लैनेट हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये तो एक मोटा मोटा है ना, ये है। अब 4.5 बिलियन ईयर्स में कितनी आइस एजेस आई, कितनी बार समुद्र के नीचे गए, कितनी बार हम, अगर आप उत्तराखंड हिमाचल चले जाएं तो आप वंडर करते हैं कि ये पहाड़ों में इतने अलग अलग कलर्स क्यों हैं, क्योंकि ये सब किसी ज़माने में समुद्र के नीचे थे। एक थ्योरी ये भी कहती है कि पूरा हिमालय ही समुद्र के नीचे था। जी 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 जी। तो पृथ्वी अपने रंग रूप बदलती है ना, वो भी अपने कपड़े बदलती है, वो भी अपने वेशभूषा बदलती है, वो भी अपना आभूषण बदलती है। तो अब उसको उस तरह से देखें, जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम जो पूरा है ना। सो इट्स पोइट्री। ये कविता है, एक कविता, बहुत प्यारी कविता, उसमें अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। और हम जो हैं, हम बस कुछ समय के लिए, एक ब्रीफ शेल्फ लाइफ है हमारी, हम इस कविता का मज़ा लेने के लिए आए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो मनुष्य चेतना है वो वनस्पति चेतना के कंपटीशन में चली गई है और हम उसका मज़ा नहीं ले पा रहे, है ना। अब मतलब क्या हो रहा है कि मनुष्य चेतना जो है, मनुष्य चेतना ये कहती है मैं तुमको मॉडिफाई कर सकती हूँ, मैं अलग चीज़ की टाइप की चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ। जैसे मुझे पर्सनली जो है बहुत वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि देयर इज़ सच अ ब्यूटीफुल कॉस्मिक इंटेलिजेंस एट वर्क,
सच अ ब्यूटीफुल नेचुरल इंटेलिजेंस एट वर्क। हम कितना टाइम वेस्ट अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं, एआई नाम की जो चीज़ है, और हम कितना, तो एआई इज़ नथिंग बट एंटरटेनमेंट, है ना। कि अभी एयर इंडिया का क्रैश हुआ और आज मैं सुबह देख रहा था कि एआई जनरेटेड एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, मेरे फ़ोन पे आ रही थी। तो इस एंटरटेनमेंट, इसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इंसान के रूप में स्पिरिचुअली अगर देखा जाए, लाइफ की मिस्ट्रीज जो हैं, जो लाइफ का प्रोसेस है पूरा, इसमें कोई हासिल नहीं कर रहा है इंसान खुद चीज़ें बना के। ये बहुत समझने की बात है। हम चीज़ें बना बना के हम टाइम पास तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। हासिल होने वाली चीज़ तो वहाँ ऑलरेडी है, वो तो हमारे बाहर है, वो तो ऑलरेडी है, बाहर है, अंदर है, जो भी कह लीजिए। जैसे अगर मैंने गुरुत्वाकर्षण किया, वो बाहर भी है, अंदर भी है, सब कुछ है। तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उन चीज़ों का आनंद ले पाएँ। इसलिए जब मेडिटेशन में साइलेंट सिटिंग्स की बात होती है, जब योग की बात होती है, योग निद्रा की बात करते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें कह रहा हूँ, वो क्या है, वो बेसिकली इंसान को कह रहे हैं कि भैया बैठ जा यार, सुकून ले ले थोड़ा सा, क्यों भाग रहे हैं। नहीं नहीं, तुम बैठोगे तो थोड़ा सा एक द्वार खुलेगा कि हाँ बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकती है तुम्हारे, है ना। सो ये जो पूरा ध्यान का भी जो प्रक्रिया होती है कि वो क्या है, वो बेसिकली कहते हैं कि उसमें विचार ना हो, आपके विचार ना हो, उसका मतलब यही होता है कि भैया विचारों को थोड़ा फुल स्टॉप लगाओगे, पंक्चुएशन लगाओगे, कॉमा सेमीकोलन लगाओगे, तभी तो कोई और चीज़ डाउनलोड होगी तुम्हारे में, है ना। बुद्ध अगर जाके पीपल बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो तभी तो कुछ डाउनलोड हुआ ऊपर से। नानक बैठे, कृष्ण बैठे, महावीर बैठे, 24 तीर्थंकर बैठे, वो भी तो जंगलों में ही रहे, है ना। तो किसी ऐसे घर की छत के नीचे बैठ के तो क्यों, घर की छत में भी बैठ के पाया जा सकता है, लेकिन होता क्या है कि जितनी भी चेतनाएं होती हैं, अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होते। अच्छा, इसको मैं थोड़ा मजाकिया तौर पे लोगों को मैं ये भी समझाता हूँ। मैंने कहा भैया हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु वर्क विद पीपल। लोगों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। मुझे कहते हैं अरे आप तो बहुत बहुत मुश्किल काम करते हो, आप हिमालय में काम करते हो, कन्याकुमारी, आप तो आपने गुजरात में काम किया, आपने नॉर्थ ईस्ट में काम किया, आप यूपी में, बिहार में, नदियों के आसपास हैं, आप तो बारिश में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं। मैंने कहा भाई मैंने क्या, मैं तो सबसे आसान काम करता हूँ, मैं तो पेड़ पौधों के साथ काम करता हूँ। वो तो कोई बैक बाइटिंग ही नहीं है, ना उनकी पॉलिटिक्स है, वो उनकी कोई किटी पार्टी नहीं होती, उनका वो जहाँ बेचारे को जहाँ उगा दिया वहीं पर खड़ा रहता है, और फिर भी वहाँ पर खड़े खड़े होके भी प्राण ऊर्जा दे रहा है, मुझे फ्री में दे रहा है। ना मुझे कोई वो बिल पेश करता है, ना इनवॉइस बनाता है, ना कोई जीएसटी लगाता है मेरे ऊपर, कुछ भी नहीं करता। वो तो कहता है जहाँ खड़ा कर दोगे मैं वहीं खड़ा हो जाऊँगा। तो इतनी आसान है दुनिया, इतनी सिंपल है, इतना प्यारी है, इतना सब कुछ ठीक है। मुझे यही लगता है जब हम पेड़ पौधों के साथ होते हैं, अरे यार लाइफ कितनी सिंपल है, कितनी सीधी सी है, इसको जीने में कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हो अपने वो ग्रीन स्पेसेस से, अब यहाँ कितनी आपाधापी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है, वैसा है। मैं तो कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ, मैं कहता हूँ हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको मतलब मैं तरस आता है, बेचारा आसमान चीर देना है, अचीव करना है, सक्सेस में जाना है, धरती को फाड़ देना है, डटे रहना है, अडिग रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ओ भाई किसके लिए रहना है, मिट्टी से आए हो, मिट्टी में जाना है, डस्ट एंड टू डस्ट। तो इतनी सहज सी, इतनी सिंपल सी बात है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज सेलिब्रेट लाइफ, देयर इज नो ऑप्शन। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैं बहुत बड़े बड़े गुरुओं के चरणों में बैठा हूँ, उनसे ये पूछा हूँ मुझे ये बताइए इसके अलावा क्या है करने को, बाकी तो सब टाइम पास है। देयर इज ओनली वन थिंग, भगवान ने आपको 4.5 बिलियन ईयर्स की इंटेलिजेंस दे के एक प्यारा सा पृथ्वी दिया, उसमें उन्होंने पहाड़ दिए, वाटरफॉल्स दिए, उसमें मानसून दिया, स्प्रिंग दिया, ऑटम दिया, मौसम दिए, मिट्टी दी, नदियाँ दिए, सब कुछ आपको दिया और कहा जा बेटा 70-80 साल के लिए जी ले अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल बिल्कुल यही है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, उस जिंदगी को
रैट रेस में गुजार रहे हमने हैं, कितना कंपटीशन। कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, अब आए हैं तो भाई 2 वक्त की रोटी भी कमाएंगे, कोई लाइवलीहुड है, कोई नौकरी भी करेगा, कोई धंधा भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन सहज रूप से करो, आराम आराम से करो यार। काहे ये अब, अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है ये जो वॉर्स चल रही हैं, कभी रशिया के बारे में सोचते हैं, कभी यूएसए के बारे में, ईरान का शुरू हो गया, इजराइल है, गाज़ा है, ये है वो है, दुनिया भर की जो वॉर चल, आदमी सोचता है, पहले ना सांस चढ़ जाता है इन लोगों के बारे में सोच सोच के। अगर इफ़ यू थिंक स्पिरिचुअली, अगर वो स्पिरिचुअली अगर आप कहना चाहें तो कहाँ वनस्पति चेतना, कहाँ प्रकृति, और सब कुछ ठीक है, और तुम क्या चीज ठीक करने निकले हो? क्या चीज ठीक करने निकले हो भाई? मिसाइल्स हैं, आप चाहे ब्रह्मोस यूज करें, चाहे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, आप क्या चीज ठीक कर लोगे? आप तो कॉलर पकड़ पकड़ के लोगों का कह रहे हो ये धरती तुम्हारे, अरे ये तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, रियल एस्टेट प्रॉब्लम है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो कौन किससे क्यों लड़ रहा है? उसने भी 6 फीट अंडर जाना है या वो फ्यूनरल पायर पे जाएगा, उसको भी मालूम है मैं 70-80 साल से ज़्यादा नहीं जीऊँगा। व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर? और कौन सी, अच्छा एक तो मेरे को ये ऑनेस्टली मैं कन्फेस करूँगा आपके चैनल पे, मुझे देशभक्ति नहीं समझ आती, हमें प्लेनेट भक्ति तो समझ आती है। भाई परमात्मा ने कोई देश तो बनाया नहीं, प्रकृति ने तो पृथ्वी बनाई, बिल्कुल, उसने एक ग्लोब बनाया, उसने कहा जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी तो अपना। हम बैठ के वो उंगलियां खींच खींच के, ये अफगानिस्तान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये लिथुनिया हो गया, ये हो गया, ये लग्जमबर्ग हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, टपा हाय थक जाते। 192 आपने सोसाइटियाँ बना दी, RWA हैं ये क्या है? जैसे वो आपस में RWA वाले नहीं लड़ते यूँ यूँ करके, चूजे लड़ते रहते हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? सब टाइम पास हो रहा है। भाई कौन सा नेशन, काहे का नेशन? पेड़ वहाँ भी उग रहा है, यहाँ भी उग रहा है। पीपल तो पीपल का ही वृक्ष ले लीजिए तो वो बर्मा में भी है, कंबोडिया में भी है, वियतनाम में भी है, मैं अभी सिंगापुर होके आया वहाँ पर भी है, आपके पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में इतना ज़्यादा है, हमारे भारतवर्ष में पूरा है। तो पीपल के वृक्ष को तो, या किसी भी तरीके की वनस्पति को, या किसी भी वेजिटेशन को, उसका कोई देश काल पात उसका क्या है? तो जब हवा हमारे देश की भी वही है, वही बह के दूसरे देशों में जा रही है, पानी है वो कहाँ, ब्रह्मपुत्र जो है सैंगपो करके वो तिब्बत से निकल के आती है, अरुणाचल आती है, फिर वो नीचे आती है कहाँ, सुंदरबन डेल्टा में। ये तो पृथ्वी है भाई, ये कोई देश नहीं है। ये जो नेशन, देशभक्ति, ये सारी ये पॉलिटिकल एंटिटीज हैं। प्लैनेट इज व्हाट वी है। पृथ्वी, इतनी सुंदर पृथ्वी दी है परमात्मा ने, और हम कितनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं परमात्मा की, उस एनर्जी की, कि आप समय ही नहीं दे रहे, आप जाते ही नहीं हो, आप देखने ही नहीं जाते हो। मेरी नानी ने हाथ पकड़ पकड़ के मुझे धक्के मार मार के, वो बेचारी पैसे बचाती थी, कहती बेटा पासपोर्ट बना, फिर तू जा, तू देख कर आ। मैं सबसे पहले जो देश गया, मैं जर्मनी गया, तो मतलब वहाँ जाके तो आंखें यूं हो गई, क्योंकि मुझे तो बोला गया था कि हम विश्व गुरु हैं, तो मैं गुरुकुल में पढ़ा, मैं तो आश्रम वाले उसमें गया, और मेरे दिमाग में तो ये था कि हमारे देश के अलावा तो दुनिया में कोई और देश ही नहीं है, हम तो सबसे नंबर 1 है, हर चीज़ में नंबर 1 है, हम ज्ञान में भी नंबर 1। वहाँ जाके अपनी औकात समझ आई। मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतरा, मैं तो माथा लगा लिया एयरपोर्ट को, मैंने कहा वो भाई ये क्या चीज़ है, ये दुनिया कौन सी है भाई? हम निकले यहाँ से, और दुनिया देखोगे समझ आएगा, दुबई क्या चीज़ है, सिंगापुर क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, यूरोप क्या है, अमेरिका क्या है। भाई जाओगे तो लोगों को तो मैं ये भी चीज़ बहुत बोलता हूँ, स्पिरिचुअल बनना है ना, ट्रैवलिंग करो, तुम्हें समझ आएगा दुनिया कितने मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, कुजीन, कल्चर, कपड़े, भाषा, बोली, लोग, साइकोलॉजी, कितना कुछ है देखने को, इतना प्यारी बगीचा है। पृथ्वी एक बगीचा है,
है ना। अब आप ये कहो कि नहीं, मैं तो सिर्फ गेंदे वाली जो फूल की क्यारी है ना, मैं तो बस यहीं रहूँगा, इसी पे फ़ोटो खींचूंगा और इसी से मैं निकल लूँगा, कितनी गलत बात है। भैया आगे जाओ यार, वहाँ पे और भी फूलों की बागीचे हैं। राइट सर, चूँकि हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, अगर हम ओरिजिन में थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो प्लांट कॉन्शियसनेस से ही ह्यूमन कॉन्शियसनेस आई है। प्लांट हमारे ही पूर्वज हैं एक तरीके से, अगर आप देखें, अगर हम योनियों में जाएं और अगर हम उस तरीके से देखें तो हम अपने पूर्वजों को ही पूछ नहीं रहे हैं। जी, क्योंकि आपने अच्छी बात कही, प्लांट कॉन्शियसनेस। चलो वनस्पति चेतना अगर हम इसको हिंदी में बोलें, तो जो वनस्पति चेतना, उसी से तो आप बने हैं, हम बने। अगर खाने को ना हो, है ना, अगर चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे खाना है, उसको छोड़िए, जो लोग मीट ईटिंग भी हैं, जो नॉन वेज भी खाते हैं, अगर उनका भी देखो तो हर्बीवोर्स जो हैं, चाहे वो बीफ खाएं, चाहे वो जो भी है ना, तो वो भी तो प्लांट लाइफ पे है। चाहे फिश है, जो मछली भी है ना, वो भी तो प्लांट लाइफ पे जिंदा है। तो सारी की सारी सृष्टि जो है वो वनस्पति के ऊपर चलती है। तो वो वनस्पति हम में है, वो तो समझाने के लिए हमें बोलना पड़ता है मनुष्य चेतना है, बिकॉज मनुष्य चेतना खुरापाती है। मनुष्य चेतना जो है वो खुरापात कर रही है। ये क्या है, ये जो हम इधर बिल्डिंगें बना रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए एक बना लो, काम करने के लिए कुछ कर लो, घूमने के लिए कुछ ले लो, ठीक है। तो लाइफ कुड कैन बी वेरी वेरी सिंपल। सो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो कॉम्प्लिकेट करती है चीज़ों को, लेकिन जो रचनात्मक है, जो सृष्टि है, जो क्रिएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने कहा, प्लांट कॉन्शियसनेस वही चलाती है। आप देख लो ना, सारी के सारी जितनी भी स्पीसीज़ हैं, अगर प्लांट कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो बाकी स्पीसीज़ जिंदा कैसे होंगी। उसको छोड़िए, खाने की तो बात सेकेंडरी है, सांस लेने की भी जो बात है, इसीलिए कहते हैं ना, पत्ता ही परमात्मा है। क्यों? पत्ते में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से आप जिंदा हैं, मैं और आप आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना। अगर पत्ता ना हो तो फिर क्या है। और पत्ते, हाँ बस वो ठीक है, हम परमात्मा को एक थर्ड पार्टी एंटिटी बोल देते हैं, लेकिन पत्ता ही परमात्मा है। और पत्ता क्या है? वनस्पति है। और वो जो एक इंटेलिजेंस है भाई, अब वो कहते हैं इसमें इंटेलिजेंस की क्या बात है। अरे भाई तुम सोचो, एक इतना छोटा सा बीज जो है उसकी संभावना देखो। एक बड़का, जो आपके स्पीकिंग ट्री का लोगो ही है, तो कितना गजब का, बहुत ही गजब का लोगो है। तो ये जो इतना बड़ा राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा, बैंयन है, जो हमारा वट वृक्ष है, आप कभी सोचो वो एक छोटे से फिग के एक छोटे से सीड से निकलता है, और इधर तो क्या आपको वो कॉन्शियसनेस फैलती हुई नज़र नहीं आ रही? उसके ऊपर कितनी प्रजातियों के पक्षी नेस्टिंग करेंगे, रूस्टिंग करेंगे, उस पर कितने इंसेक्ट्स आएंगे, कितने बीज, कितने बटरफ्लाइज, कितने स्क्विरल्स, कितने मंकीज, कितने रेप्टाइल्स, कितने छोटे छोटे प्राणी उसके ऊपर। दिखता नहीं है क्या लोगों को? तो क्यों? क्योंकि हम इतने बिजी हैं अपनी मनुष्य चेतना को के उलझे हुए। तो मनुष्य चेतना का मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक उलझन है ना। सो ये पूरे ध्यान योग की प्रक्रिया ही ये है कि मनुष्य चेतना को ज़रा सम किया जाए, शिथिल किया जाए, और जो वनस्पति जो चेतना है, जिसको हम सनातन बोलते हैं, जिसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, कई उसकी, ये तो शब्द आप इट्स जस्ट आऊ की मात्राएं, हम उसको जो मर्जी शब्द दे दें। इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग द थिंग, इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग दैट थिंग। तो वही क्रिएटिव एनर्जी है, और बाकी तो सब खुरापात है। सर, थोड़ा दर्शकों को जंगलों के रहस्यों के बीच लेकर चलते हैं। आप बहुत सारे जंगलों में, प्रकृति के ऐसी ऐसी जगह रहे हैं जहाँ जनरली लोग अप्रोच नहीं करते उन जगहों को। वहाँ आप कई तरीके के शामिन से भी मिले हैं। शामिन शब्द को जनरली लोग तांत्रिकों और उनसे जोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल सही परिभाषा उसकी आपसे समझना चाहूँगी कि कौन होते हैं ये लोग और कैसे इनको एनर्जी हीलर कहा जाता है, और प्लांट्स का, जो हमारे आसपास जंगल हैं, जो वन हैं, इनका क्या रोल है इसमें? शामन वो है जो
पंच तत्व के साथ, है ना, आपका एयर, वाटर, सॉइल, फायर, यू नो। अगर आप देखेंगे, आप कोई भी आप पुरानी जितने भी शामन हिस्ट्री देखें, लिटरेचर देखें आप, शामन जो भी हैं, और रेड इंडियंस ने बहुत इस चीज़ के ऊपर काम किया है। अफ्रीका में बहुत हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत हैं, कंबोडिया में बहुत हैं, वियतनाम में बहुत हैं, लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं वो रेड इंडियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल्स हैं, एंड यू हैव अफ्रीकन ट्राइब्स हैं। ऐसा नहीं है, हमारे भी अपने जैसे बस्तर ज़िला है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ है, हमारे उड़ीसा की कुछ ट्राइब्स हैं, हमारी नॉर्थ ईस्ट में, मैं तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा ही मानता हूँ कि जब आप उस अवस्था में उसको उस नज़र से देखते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट को, तो वो तो पूरे शामन कंट्री है, वो शामन एरिया है पूरा, है ना। अब वो बात अलग है, अब सड़कें बन गई, बिल्डिंगें बन गई, अजीब अजीब चीज़ें हो गई हैं वहाँ पर। दैट वाज शामन टेरिटरी, वाज अ सीक्रेट शामन टेरिटरी। और सबसे ज़्यादा जो प्रोनाउंस्ड है, सबसे ज़्यादा जो है वो तिब्बत है ना। बेसिकली क्या, सो व्हाट इज शामनिज्म? शामनिज्म इज नथिंग बट योर कनेक्ट विद नेचर। सो सिंपल, वेरी सिंपल। तो शामन का मतलब ये नहीं है राख लगा के, माला पहन के, वो कोई स्कल्स टांग के और डांस कर रहा है, वुडूइज़म कर रहा है, टोटेइज़म कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। शामन इज़ अ वेरी वेरी डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वेयर यू आर कनेक्टिंग विद नेचर। ठीक है, वो उसमें कुछ थिएट्रिक्स होती हैं, जैसे कि आवाज़ें निकालना, वो करना, बट दैट इज़ ट्रांस। वो लोग ट्रांस में चले जाते हैं, और होता है, यू नो। मैं अब यहाँ ऐसे नहीं कुछ कहूँगा कि लोग फिर दूसरी तरीके से समझते हैं। नहीं सर, when you are with plants, you are with nature, and you feel so happy being there, you go into a trance. And आप नहीं कर रहे होते हैं वो, लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे उसको ऐसे ऐसे हो रहा है, अरे जाके उसको रोक। मैं कहता नहीं, रोकना नहीं है, ना, let him be, he has earned it. आपका क्या अनुभव रहा है सर? हमारी ऑडियंस बहुत फेमिलियर है ऐसे अनुभवों से, वो सुनते आ रहे हैं कई लोगों के ऐसे अनुभव। प्लीज़ आप शेयर करिए। It's a beautiful space to be in. It's a beautiful space to be in. But जैसे लोग कहते हैं तांत्रिकों के, मतलब जो भी है, with all due respects to them, ठीक है, it is a different set of rituals, है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं प्योर शामनिज्म की बात कर रहा हूँ। वो है कि जहाँ फायर एलिमेंट है, विच सिम्बलाइजेज डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। हम लोग शिवा बोलते हैं उसको। मैं तो समझता हूँ, हमारे जो दो शामन्स हैं और मैं बहुत मानता हूँ उनको, हमारे लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड हनुमान, शामन्स, यू नो। सो बचपन से नानी ने तो हमें यही बोला था, हनुमान जी का साथ रखना, हनुमान जी तुम्हारे पेड़ पौधों की पूरा ख्याल रखेंगे। मैं आज भी कभी भी कोई बड़ा वृक्ष लगाता हूँ या कभी कुछ छोटा, तो हमें क्या, बस हनुमान जी को याद कर लेते। मैं कहा अपना मैंने काम कर दिया, मैं अपना कर्तव्य अगले 2-3 साल इसकी देखभाल में करूँगा, लेकिन इसको ज़िंदा रखना है, इसको ना ज़िंदा रखना अब आप पे, है ना, बिकॉज इज द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। सो बेसिकली लोग कहेंगे मंकी गॉड है, कोई कहेंगे यू नो, बट आई थिंक ही इज़ लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट। ही रिप्रेजेंट्स द फॉरेस्ट। जो अगर आप ऐसे ही नहीं, हमारे इंडियन कल्चर में मंकीज़ को भी, जो स्पीसीज़ हैं बंदरों की, लंगूर को तो इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, मंदिरों में उनको अलाउ किया जाता है। देयर इज़ अ वेरी डीप मीनिंग टू इट, इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन, इट्स अ वेरी डीप। वो बात अलग है, बहुत लोग कहते हैं अरे इसको रेबीज़ हो जाएगा उसके काटने से, न्यूसेंस है, वो चोरी करता है, किसी की ऐनक उतार लेता है, किसी का पर्स छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है। अगर आप वृंदावन, मथुरा जाएं, ये जाएं, शिमला जाएं, झाखू मंदिर जाएं, तो वहाँ न्यूसेंस हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि आपने वैसे क्रिएट किया उनको, आपने उसकी आदत डाली है ना। तो दुकानदार भी जो हैं वो, उनकी दुकानें चलती हैं उसके ऊपर, तो ये गलत चीज़ है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी शामनिक एनिमल, it's a very beautiful animal, you know. So if I have to say call it an animal, तो ये they represent us, they represent this creation, say, and they have a role to play in our life, you know.
चाहे वो सीड डिस्पर्सल है, चाहे हाँ, कीपिंग द बिल्कुल। फॉरेस्ट अलाइव है ना। विदाउट एनिमल्स यू कांट, विदाउट पॉलिनेटर्स यू कांट हैव, आपकी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, नहीं आपकी हो सकता। फार्मिंग नहीं हो सकती, आप इट्स अ डीप साइंस है सारा और ये, इकोसिस्टम है। हाँ। अच्छा, एज फॉर साइंस, एज फॉर शैमनिज्म, तो जब हम शुरू में इसमें थोड़ा सा डेल्व करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश, मैं कभी भी जानबूझ के कभी किसी एक्टिविटी में नहीं जाता। वो तो प्रकृति ही पता नहीं उंगली पकड़ के ले जाती है कि ये भी टेस्ट कर ले, ये भी टेस्ट कर ले। आपको जैसे डर नहीं लगा पहले? नहीं, कभी नहीं। आई फाउंड इट वेरी प्लेजेंट, इन फैक्ट आई फाउंड इट वेरी मच एट होम। आई फाउंड वेरी, इन फैक्ट आई फेल्ट वेरी सिक्योर, यू नो, बिकॉज वो क्या बात कर रहे हैं और वो किन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। शामन्स जो हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, है ना, कॉलिंग आउट टू द स्पिरिट्स, द स्टार्स, द स्काई, और क्या है ना। फिर उनके पावर एनिमल्स होते हैं कि कोई कहेगा, जैसे मेरे को उन्होंने कहा कि गिलहरी आपकी पावर एनिमल है। हाँ, जैसे मुझे बताया गया, मुझे जैसे बताया कभी गया। महसूस किया आपने ऐसा? हाँ, वो कहते तू उछलता रहता है इधर से उधर, अपना यहाँ का बीज वहाँ, वहाँ का बीज स्पिरिट वहाँ, एनिमल बोलते हैं जंगल, ना हाँ, जिसको। स्पिरिट एनिमल जो है। तो हाँ, सो एक स्पिरिट एनिमल होता है, एक पावर अच्छा, एनिमल, वेयर यू गेट द पावर फ्रॉम, Okay. एंड देयर इज वन विच यू inculcate, which you cultivate with you, and you keep thinking about that, and when you want power from something, then you get it from there. जैसे मेरे लिए स्क्विरल है, and if I need power, I need to dominate something, I need to make sure that मेरी बात प्रकृति के उसमें उस स्पेस में अगर मैं करना चाहता हूँ, तो जैसे लायन का है ना। तो ये these are very very beautiful, this is poetry, प्रकृति कविता है ना। अब कविता के उन लाइनों को पकड़ के बैठ जाओगे, फिर तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। उसके मध्य की जो उसकी स्वीटनेस है, जो उसकी प्रोफाउंडनेस है, उसको पकड़ना है, उसको टेस्ट करना है। शब्दों को पकड़ के मत बैठो। अब जैसे गीता है, अब जैसे इट्स सच ब्यूटीफुल पोइट्री, सच अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर, जितनी बार पढ़ो मज़ा आ जाता है। अब लेकिन लोग उसको लेके बैठ जाते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। मेरे कई मित्र हैं, वो उसको पूरी, उनको भगवत पूरी कंठस्थ है, लेकिन उनको देखो तो लगता तो नहीं है कि गीता कहीं से भी चरित्र में उतरी है। कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं कंठस्थ। अगर आप एक चीज़, भाई एक पोएट है, कविता, बड़े बड़े जो कवि होते हैं आप देखो उनको, वो भी अपने फ़ोन से पढ़ेंगे, कभी कागज़ निकालेंगे, कभी कुछ, उनको कंठस्थ नहीं होती चीज़ें। मेरे को तो कभी कभी बड़ी हैरानी होती है कि 7-7 दिन के लोग कथा कर जाते हैं, 7-7 दिन की कथा कर जाते हैं, सब कुछ कंठस्थ होता है उनको, लेकिन अगर उनके साथ बैठ जाओ एक कप चाय पीने के लिए तो मज़ा नहीं आता। तो क्या है, इट्स सो एक चीज़ ये हमें समझनी चाहिए, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं याद कर सकता हूँ कुछ चीज़ को, मुझे वृक्षों के, अगर आप टैक्सोनॉमी में अगर स्पीसीज के नाम पूछने शुरू कर दो, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, yes. आप कहेंगे अरे आपने तो सारी जिंदगी इसमें निकाल दी और आपको साइंटिफिक नेम्स ही नहीं पता। जेनर नहीं पता, किंगडम नहीं पता। क्यों करूं? वाई? मेरे ब्रेन में, आई रिस्पेक्ट माई ब्रेन, मैं उसको टैक्स क्यों करूं? मैं बैठ के रट्टे क्यों मारूं? क्यों रट्टा मारूं? उसे क्या हो जाने वाला? उसे कोई पेड़ उगेगा? उसे कोई मैं जंगल बना पाऊंगा? हाँ, ये है कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में बैठ के मैं शो ऑफ कर सकूँ, मेरे को ये नॉलेज है। मुझे नहीं करनी भाई, मुझे नहीं जाना वहाँ पर, है ना। मैं, जब हम कुछ लगाते हैं, हम कुछ बचाते हैं, हम कुछ नरिश करते हैं एक स्पेस को, तो हमारे बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज ही हमारे को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वाह परिवर्तन, क्या बनाया, मजा क्या आ गया, परिवर्तन लेके आए हैं। बस वही है, ये चीज़ें मेमोराइज करने से, उस करने से, इससे क्या वो होता है। सो रिलीजन में भी यही है। मैं इसको थोड़ी सी खड़ी भाषा में आपकी ऑडियंस के लिए समझाना चाहूँगा। जो व्यक्ति धार्मिक है ना, उसके साथ आप बैठेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। वो आपको डराएगा नहीं, वो आपको डराएगा नहीं,
वो आप में फियर नहीं क्रिएट करेगा। और जो वाकई स्पिरिचुअल है ना, वो आपको एश्योरेंस देगा, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके। तो अपनी जो बाकी जितने साल हैं उसको ठीक से जी ले बेटा। जो कर सकता है वो कर ले, जो नहीं कर सकता छोड़ ना। काहे दुनिया को बदलने के निकले पड़े हो? काहे करोड़ों लोगों को सुना के कोई भी जो भी कहानी सुनाते हो? कितना टाइम वेस्ट करते हो? तुम अपने लिए तो वक्त नहीं निकाल रहे। मुझे तो बहुत तरस आता है, मैं लिटरली तरस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सिंपैथी होती है इंग्लिश में अगर कहो, कि जो इतने बिजी रहते हैं रिलीजन में, इतने बिजी रहते हैं उपदेशों में, इतने बिजी रहते हैं मेडिटेशन कोर्सेज में, कि मैं उनसे कई बार पूछ लेता हूँ क्यों। आई फील अ कनेक्शन विद देम। मुझे फिक्र होती है उनकी कि भाईजान आप अपने लिए वक्त कब निकालोगे? आप कब बैठोगे? आप अपना मजा कब लोगे? आप अपने साथ तो हो ही नहीं। आप तो ये भीड़, मतलब आप तो भीड़ इकट्ठे करते करते आप भी भीड़ हो गए हो, है ना? सो यू आर नॉट यू। और पर्पस तो ये था कि खुद के साथ बैठना है, खुद को जानना है। एग्जैक्टली। मैं तो समझता हूँ बुद्ध का भी जो अच्छा टाइम था, कूल टाइम था, हैप्पी आवर्स थे, वो तब तक थे जब वो पीपल के नीचे बैठे थे, जंगल में थे। जैसे उसके बाद तो वो बेचारे 40 साल चलते गए और फिर बुद्धम शरणम गच्छामि वो सारे हो लिए। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, माय गॉड, ही बिकेम सच अ बिजी मैन, है ना? वो 40 साल इतने बिजी रहे बेचारे। महावीर भी वैसे थे, जब नगन अवस्था में थे तो वाह, उसके बाद तो रुग्ण अवस्था में, क्योंकि भीड़ आ गई। फिर तो भीड़ तो चिपक जाती है आपको। भीड़ आपको वो थोड़ा ना करती है। मुझे मालूम है ना, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं, अरे क्या लोग चिपकते हैं आपको। तो फिर आपको छुड़ाना पड़ता है, आपको कभी बोलना पड़ता है मैं यहाँ जा रहा हूँ, कभी बोलना पड़ता है वहाँ जा रहा हूँ, फिर वापस दौड़ते हैं हम जंगल की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ जल्दी नहीं आते लोग, है ना? लोग जल्दी हैं। आप कहीं कैफ़े में बैठ के मैं एक कप कॉफ़ी नहीं पी पाता, उसको छोड़िए, आप बाथरूम नहीं जा पाते, आप वॉशरूम में, एयरपोर्ट पे वॉशरूम में होते हैं तो 10 लोग आपको खींच लेते हैं। कहने का मेरा मतलब वो है कि हम यहाँ पर आए हैं, इस पृथ्वी पे आए हैं, तो जो भी हमारी चेतना है, जो भी है, उसके साथ भी तो हमको होना है। वो टाइम कब होगा? बिल्कुल सर। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, और शुरुआत से ही हम जब सनातन की बात करते हैं, मैं स्पेशली सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, स्क्रिप्चर्स की बात कर रही हूँ, कि ये कर्म भूमि है, ये पृथ्वी, हम सभी जन्म लेते हैं ताकि हम अपने पिछले जन्मों के कर्म को काट सकें। मैं पीलीभीत की रहने वाली हूँ, बगल में उत्तराखंड है, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत जाना आना रहता है जी। आप जब उन लोगों से बात करेंगे ना, उन लोगों से पूछेंगे अच्छा बीमारी हो रही है, तो वो कहते कोई बात नहीं, हम अपने पेड़ों को हक कर लेंगे, नदियों के आगे बैठ जाएंगे, हम हील हो जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि आपने पेड़ों को, प्रकृति को बहुत करीब से जिया है पिछले कई वर्षों में, कि हमारे जो कार्मिक डेट्स होते हैं, जो हमारे कार्मिक नॉट्स होती हैं पिछले कई जन्मों की, प्रकृति ये बंधनों को भी काट देती है अगर आप उसकी शरण में जाते हैं। पहले तो जो प्रकृति अपने हीलिंग की बात की, हेल्थ की बात की, वेलनेस जो है, वो आयुर्वेद क्या है? वही है। नेचुरोपैथी क्या है? वही है। सो वो तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, वो तो डॉक्यूमेंटेड हैं। सो उसका में तो कोई दो राय ही नहीं है। बाकी जो आप थोड़ा रिपीट कीजिएगा, कार्मिक बंधन जो होते हैं, कार्मिक डेट होते हैं जो हमारे। हाँ, ओके। कार्मिक डेथ की जो साइंस है ना, जो मुझे समझ आई, ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है, वो है, क्योंकि जो मेरी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअली हमारे बड़े बुजुर्ग इसको बहुत प्यार से और बहुत पोएटिकली लिटरेचर में उन्होंने कर्मा वर्ड करके आपके डीएनए की साइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर मेरे दादाजी एक प्रकार से हैं, मेरे पिताजी एक तरीके से हैं, मेरी मम्मी एक तरीके से हैं, तो मैं भी उनका ही अंश हूँ, डीएनए कैरियर्स, है ना? फिर डीएनए आपका एक कलेक्टिव फिजियोलॉजिकल और कलेक्टिव साइकोलॉजिकल भी होता है। अगर आप पंजाबी हैं
तो आपको एक तरीके का खाना पसंद आएगा, है ना, आपकी लाइफ हमेशा बल्ले बल्ले रहेगी, है ना। लेकिन अगर आप तमिलनाडु के हैं, आप चेन्नई के हैं, तो आपकी लाइफ एक तरीके से रहेगी। वहाँ का बच्चा पैदा होते ही वो अगर उसको सांभर अच्छा लग रहा है, इडली अच्छा लग रहा है, या एक तरीके का व्यंजन अच्छा लग रहा है, इट इज़ द डीएनए विच इज डूइंग इट। बट ये सर शरीर की कंडीशनिंग है, मैं सोल की कंडीशनिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ ऑब्वियस को देख रहे हैं, यस, हम फिजियोलॉजी को देख रहे हैं, बट देर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, जैसे कहते हैं ना, वो सोच है। जैसे मजाक मजाक में भी लोग कहते हैं अरे वो तो चंगेज खान की औलाद है, मजाक मजाक में कहते हैं, बट बहुत गहरी बात बोल रहा है वो, क्योंकि इट कैरीज द डीएनए। अगर आप डीएनए देखो तो डीएनए है क्या? इट इज द वे यू विल थिंक, द वे यू विल बी, द वे योर साइकोलॉजी विल वर्क, द वे योर फिजियोलॉजी विल। दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक बाय द डीएनए वे करके एक है, वाइट कलर की किताब है, कभी लोगों को पढ़नी चाहिए वो। सो एयरपोर्ट्स वगैरह पे कहीं मिल जाती है। बहुत सारी किताबें हैं, मैं तो सिर्फ एक पॉपुलर किताब की बात कर रहा हूँ। अगर आप, मैं, बल्कि आपने ये बहुत प्यारी बात पूछ ली, तो मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं जल्दी से इस चीज़ के बारे में बोल दूँ, मैं कहीं भूल ना जाऊँ। मैं लोगों को कहूँगा छोड़ो, आप वनस्पति चेतना छोड़ो, प्लांट लाइफ छोड़ो, फॉरेस्ट छोड़ो, नदी पहाड़ छोड़ो, कुछ मत, आप जिंदगी में कुछ मत पढ़ो, आप एक चीज़ से शुरुआत करो, डीएनए। व्हाट इज़ अ डीएनए? डीएनए होता क्या है? अगर आपको डीएनए समझ आ गया ना, आपको पूरी सृष्टि समझ आ जाएगी। अगर आपको डीएनए समझ आ गया, आपको पूरी वनस्पति चेतना समझ आ जाएगी। अगर आपको डीएनए समझ आ गया, आपको अपने आप, अपनी अंदर की बातें, अपना जो भी है, जो भी आपका हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपके मूड स्विंग्स, आपका गुस्सा, आपकी एंजाइटी, आपका सब, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। और वो डीएनए, वो जो इंटेलिजेंस है, वही चेतना है, वही चेतना है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कार्मिक जो चीज़ें हैं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, 100% राइट, बिकॉज द डीएनए कैरीज लाइक दैट। कहते हैं ना, जैसे मुझे भी कई लोग बोल देते हैं अरे तुम ऐसे ऐसे करते हो, जैसे मेरी नानी कहते हैं अरे तू ना बिल्कुल नाना पे गया। वो भी ज़मीनें खरीद खरीद के आम के बगीचे लगाते थे, पर मैंने सोचा वो तो उनके साथ चला गया होगा। वो बहुत यंग एज में उनकी डेथ हुई थी, नानी बिकेम अ विडो बहुत यंग एज में। तो कहते तू तो फिर पैदा हो गया, तू तो फिर पैदा हो गया। नानी जब उस समय थी तो वो उनको कोसती थी कि क्या है, घर बार बेच के तुम आम के बगीचे लगाते रहते तो हो। हम ही हमारे पूर्वज होते हैं। हम ही हमारे पूर्वज हैं। देखो डीएनए कहाँ से ले लोगे मैडम, डीएनए कहाँ से निकाल लोगे मेरा? नहीं करोगे। आप मुझे सिखा सकते हो, मुझे मेरी मेमोरी, मेरी परसेप्शन पे काम कर सकते हो, मुझे आप किसी तरह की कोचिंग दे सकते हो, मेरे को स्किल सेट दे सकते हो, लेकिन ये जो मेरे रोए रोए में, मेरे एक एक सेल में जो ये जो 5 ट्रिलियन सेल्स, तो सिर्फ मेरे ब्रेन में 1100 ग्राम का ये जो ऑर्गन है, इसके अंदर का जो डीएनए, इसका क्या करोगे? वो कहाँ से जाएगा? इसीलिए कहते हैं ना, जब रिक्रूटमेंट भी होती है, जब ह्यूमन रिसोर्स की भी बात होती है, तो जैसे हम लोग भी मैन पावर जब लेते हैं अपने काम के लिए, तो यूजुअली मैं एचआर एडमिन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, तो मैं पीछे बैठ के सिर्फ सुन रहा होता हूँ कैंडिडेट की बातें। तो मैं उनको एक ही कमेंट करता हूँ, डीएनए ठीक है इसका, ले लो, बाकी जंगल सिखा देगा इसको। अगर डीएनए ही ठीक नहीं है, एटीट्यूड जिसको हम बोल देते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में उसको एटीट्यूड, मैनेजमेंट, यू नो, तो उसको एटीट्यूड बोल देते हैं। बेसिकली इट्स डीएनए। तो अगर ये जो कार्मिक थ्योरी है, इट इज ऑल द डीएनए थ्योरी। बट सर अगर डीएनए इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, हाँ, ये तो शरीर के स्तर पे है ना सर, डीएनए शरीर के स्तर पे नहीं, यही तो मैं आपको समझाने की क्योंकि संस्कार तो मन बुद्धि अहंकार कैरी करते हैं, जो हमारी सटल बॉडी होती है। और मैं यहाँ पे मेटाफिजिकल साइंस की बात करूँ, मेटाफिजिक्स में जा रही हूँ, मैं यहाँ साइंस की बात ही नहीं कर रही, प्योर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं मेटाफिजिक्स की बात कर रही हूँ सर। मैं प्योर, आपको मेटाफिजिक्स भी साइंस है। मेटाफिजिक्स इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ द। फिर सर एनलाइटनमेंट कहाँ से आया? एनलाइटनमेंट तो वो होता है ना कि आप अपने डीएनए को ही त्याग देते हो। गुड। और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो। राइट क्वेश्चन, व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट, व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट मींस अंडरस्टैंडिंग।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ कि आप ये हो ही नहीं शरीर जो आप ये समझे जा रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा पॉडकास्ट है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी जी। साड़ी है, ये मेरा रुतबा है, ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में भी हम मैं तक सीमित रह जाते हैं। छोड़ो ना, हम बहुत छोटे हैं, वी आर अ माइक्रोकॉस्म। आप पहले इस वनस्पति की अंडरस्टैंडिंग लो। एक तो आप अपने डीएनए की डीएनए समझो। अपना त्यागा ना, तभी तो वो बुद्ध बने। हाँ तो बिल्कुल ठीक। त्याग दिया उन्होंने तो डीएनए हाँ, कि मैं कोई सिद्धार्थ नहीं हूँ, राजा का बेटा नहीं हूँ। हाँ हाँ, बट डीएनए इज नथिंग बट अ चिप which carries millions and trillions bits of information from your forefathers, from your ancestors. Not purely physical, but the way they used to think, the way their brains worked. उनके philosophical principles क्या थे, उन्होंने क्या पढ़ा। जैसे हमारी जैसे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं, अरे बेटा पढ़ लिख ले, तेरी आगे की जून सुधर जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि ग्रेजुअली अपने डीएनए को ठीक कर, इम्प्रूव करो, ताकि आगे की लाइफ जो है, आज अगर तुम्हारे इस जन्म में तुम्हारा डीएनए, अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी, हायर चांस कि आपके बच्चों में भी वो चीज़, वो भी ज़रा स्पोर्टी होंगे, रफ एंड टफ होंगे, उनकी भी हाइट ठीक होगी, उनका भी स्किन हेल्दी होगा, है ना। दिस इज़ अ ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डीएनए जो है, लेकिन लोग इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। हाँ, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि क्योंकि क्या है, वो इतनी छोटी सी चीज़ है, लोग मासेस उसको नहीं पकड़ेंगे, तो उन्होंने कर्मा करके समझाया। ऐसा नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों को सब समझ थी, वो मास्टर्स थे हमारे, वो आपकी जीनोम साइंस में आपकी जेनेटिक्स के मास्टर्स थे। मैं समझ गई सर, आप सही कह रहे हैं, है ना, कि अगर डीएनए को बदलोगे तो वो कर्म से बदलोगे, और कर्म अच्छे रखोगे और कर्म उसके अकॉर्डिंग रखोगे, तभी आपके अगली जनरेशन्स में वो डीएनए अच्छे कर्मों वाला पास ऑन होगा। यस, अफसोस ये है कि वी हैव बिकम वेरी रिचुअलिस्टिक। वी वर अ वेरी वेरी साइंटिफिक कल्चर। हमारा सिविलाइजेशन बहुत एक गजब की साइंस थी हमारी। हम उससे हटके अब क्या है, एक आडंबर सा हो गया, एक रिचुअल है। रिचुअल इज द राइट वर्ड आई वुड से। सो बिलीफ सिस्टम में भी कोई खराबी नहीं है ना, एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग, इट्स ओके। लेकिन हम ऐसे रिचुअल्स कर रहे हैं। अच्छा, ये अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस ये होती है कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को जब प्यास लगेगी मैंने पानी पी लिया, पर रिचुअल क्या है? मैं 2-2 मिनट में उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, पिया है नहीं है। दिस इज रिचुअल, हैबिट। आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी। क्यों? क्योंकि अंदर से मेरे को एंग्जाइटी है ना। कभी मैं यूँ पाँव हिलाऊंगा, कभी हाथ हिलाऊंगा, कभी आगे पीछे होऊंगा, तो ये एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी से रिचुअल्स आते हैं। अगर आप 2 घंटा सुबह बैठ के, है ना, पूजा कर रहे हैं, 2 घंटा शाम कर रहे हैं, और आप दिन में 4 बार स्नान कर रहे हैं, ये कह के कि मैं ये करने से पहले ये करूँगा, ये करने से पहले ये कर। अगर आप रेगिस्तान में रह रहे होते तो क्या करते? आज आपके पास जल है इसीलिए आप कह रहे हैं, तो आप अधार्मिक हो जाते? नहीं, आप अधार्मिक नहीं होते, है ना। आपके पास समय है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होती कि आपको 14 घंटे आपको काम करना पड़ता, तो आप 2 घंटे सुबह ना करते, 2 घंटे शाम का रिचुअल नहीं करते आप, है ना। सो दिस इज अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस। सो टाइम पास को आप धर्म मत कहिए, है ना। तो और धर्म क्या है सर? इसमें प्लान कॉन्शियसनेस का क्या रोल है? हाँ, धर्म, पहली बात तो ये है, जो चीज़ आपके स्वभाव में है, अगर आप उस चीज़ को करते हैं, है ना, और आप अपने स्वभाव के अगेंस्ट जाते हैं। मुझे मैथ्स नहीं समझ आती, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ना, मुश्किल से पास हो जाते थे मैथ्स में। लिटरेचर समझ आता था, कविताएं समझ आती थी, शेक्सपियर समझ आता था,
मिल्टन समझ आता था, वर्ड्सवर्थ समझ आता था। लोग कहते अरे यार ये इतनी मुश्किल, पता नहीं शेक्सपियर लिखता क्या है, ये कैसे तुम्हें समझ आता है। चौसीरियन इंग्लिश 12वीं शताब्दी की, वो कैसे समझ आती, पता नहीं, आती है। और डीएनए है भैया, डीएनए है। नहीं है, हम डीएनए में नहीं है, डीएनए हमारा है नहीं, 2+2 4 करने वाला डीएनए नहीं है। ये चीज़ जो स्वभाव आपका स्वतः, आपका जो स्वभाव है, अगर वो समझ आ गया। अब जैसे कई लोगों का न मट्टी खोदना, ये करना, वो करना, अरे क्या पेड़ पौधे, ये वो सब चीज़, लेकिन मुझे उसमें आनंद है, तो मेरा वो स्वभाव है। तो जब फिर जैसे हमारी नानी ने हमको समझाया कि बेटा जो तुम्हारा स्वभाव है वो तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने भी जो अर्जुन को कहा कि तुम वॉरियर हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हारा है, ये स्वभाव है, ये तुम्हारा अगर धर्म है। स्वभाव को अगर तुम छोड़ के कुछ और करने की कोशिश करोगे, हाँ वो बात अलग है कि कभी कभी कोई माइलस्टोन लाइफ में आता है, कभी कोई टर्निंग पॉइंट आता है। बुद्ध महावीर भी क्षत्रिय खानदान से थे, लेकिन वो जाके तो वनस्पति में वो ताकत होती है कि आपके डीएनए को ट्वीक कर देती है। यही तो पूछना चाह रही थी सर मैं। वो वायरस अपलोड हो जाता है, ग्लिच आ जाता है आपके डीएनए में, है ना। और सडनली जो है, अब मेरे पूरे खानदान में किसी ने पेड़ पौधे नहीं लगाए, मतलब नाना जी किया करते थे, लेकिन अगर फार्मिंग आम भी के की, पेड़ लगाते थे हाँ बस। मतलब इस तरह से वो नहीं है, लेकिन इस तरह से जंगल क्रिएट करने वो करना, मैं भी कभी कभी हैरान होता हूँ यार, ये कहाँ से गंदी आदत पड़ गई हमको, ये सब करने की कहाँ से। हाँ मतलब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे ये कौन सी तुम क्या मालीगिरी कर रहे हो यार, हैं इतने ब्रिलियंट बंदे हो, 5 साल तुम कंटिन्यूस टॉपर रहे हो, स्कॉलरशिप्स तुम्हें मिल गई थी, तुम तो इंग्लैंड में पढ़ रहे होते। सर सरल ज्ञान समझने के लिए इतनी ही जानकारी की ज़रूरत है। हाँ, तो मुझे वही लगता है। सो इट्स ऑल इन द डीएनए। एंड जो कार्मिक और कर्मा है ना, ये मैं इस चीज़ को, मतलब मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मेरा मानना है अगर वो नहीं चाहेगा ना, आप नहीं कर सकते। अच्छा, कर्मा का जो सबसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट मुझे जो मिला अपने आचार्य जी से, वो ये मिला कि तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम पीपल लगाओ, है ना, तुम पेड़ लगाओ, और तुम पेड़ों की देखभाल करो, पेड़ तुम्हारी देखभाल करेंगे। तुम क्यों फिक्र करते हो कि फंडिंग कहाँ से आएगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, खाद कहाँ से आएगी, पौधे कहाँ से आएंगे। दिस इज अ वेरी 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 कैपिटल इंटेंसिव थिंग, इट्स अ वेरी ह्यूमन मैन पावर इंटेंसिव थिंग। आपको इतने स्केल के ऊपर काम करने के लिए आपको बहुत मोबिलाइजेशन चाहिए, रिसोर्सेज की भी, सबसे ज़्यादा मैन पावर की। तो वो हमेशा अंदर से आवाज़, और आचार्य जी का जो कहना, तो सबसे बड़ा ज्ञान तो यही था। आपको कभी लगा कि इतना बड़ा काम आपने फन मोड में कर लिया? ये फन मोड में ही होता है जी। लेकिन ये सर आप कोई सीरियस तो होके ऐसी अगर मैं ब्लेसिंग अगर मैं सीरियस होता मैं कर नहीं पाता। पर सर कभी लगा कि कोई ब्लेसिंग, कोई एनर्जी आपके साथ है जो ये सब करवा रही है, ऐसा महसूस हुआ? देखिए मैं बिल्कुल सुपरस्टिशियस बात नहीं कर रही हूँ। ये पीपल महाराज जी की कृपा है कि ये, जैसे एक साधु महाराज जी ने मुझे कहा था, बेटा ये पेड़ों की सरकार है, ठीक है ना, तो दुनिया की कोई सरकार तेरे को कुछ छू नहीं सकती। सर ये जो डिजास्टर हो रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं आजकल, क्या प्रकृति में तो ये तमाम तरीके की हम चीजें देख ये रहे भी हैं। प्रकृति की सरकार है। अचानक आग लग रही है, प्रकृति की बुझ ही सरकार नहीं रही है। हाँ, ये प्रकृति की सरकार क्या है। करना चाह रही है प्रकृति? प्रकृति बैलेंस करना चाह रही है स्पीसीज को। पहले बात तो उसको अब फिक्र होगी कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक जो स्पीसीज है होमो सेपियंस है, जो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो कम करो, रहेगी, पर हमें 7.5 बिलियन नहीं मुझे चाहिए, 1 बिलियन भी बहुत है, घूमते रहेंगे इधर उधर अपना। लगता है आपको सर ये होगा? हो रहा है, होगा नहीं, गा नहीं है, हो रहा है। 2020 में कोविड महाराज जी आए, क्या था वो इतना बड़ा, लोगों अगर समझ आती है तो लोग तो उसको वैक्सीनेशन और वायरस के रूप में देख रहे थे। हम तो अवाक थे जब आए महाराज जी आए और लॉकडाउन हुआ,
तो नानी की वो बातें याद आ रही थी कि 2020 और 2030 में देखना 70% पॉपुलेशन जाएगी, तुम क्यों फिक्र करते हो? 30 तक, 2030 तक? एक यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने जो सबसे पहला 2017 अक्टूबर में आईआईटी में मैंने एक टेडेक्स एक टॉक था, मेरा पहला था इनफैक्ट मेरी लाइफ का। तो उसमें मैंने ओपनिंग में ही ये कहा है कि मेरी नानी ने मुझे ये कहा कि 2020, मैं ये 2017 में कह रहा हूँ कि 2020 और 2030 में 70% पॉपुलेशन, आप जाके वो सुन सकते हैं। और जब 2020 आया और जब वो लॉकडाउन हुआ तो इतने लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि यार तुम 3.25 साल पहले ये बात तुमने स्टेज पे खड़े होके पूरी दुनिया को बोली कि तुम्हारी नानी ने बोला था कि 2020 और उसमें जब वी लॉस्ट अ करोड़ ऑफ पीपल। ये नानी ने बोला था तब आपको यकीन हुआ, या प्रकृति के बीच रहकर आपने कुछ महसूस किया कि ये तो अपना उनकी बोली हिसाब बातें किताब तो खुद कभी नहीं करेंगे? समझ आई, उनकी बोली बातें वो शब्द थे, है ना। ये तो जब आप काम करते हैं प्रकृति के साथ तब आपको समझ आता है कि वो जो बात कही गई थी उसका मीनिंग समझ आता है ना। आचार्य जी ने इतनी बात कही, गुरुजनों ने इतनी बात कही, हमारी मदर ने इतनी बातें प्यारी प्यारी बातें कही, वो हिंदी लिटरेचर की वो थी। तो वो उनकी पीएचडी मेरे ख्याल से इस बात पे थी कि जो राधा है वो एक नदी का नाम है जिसके पास कृष्ण जी बैठ के बांसुरी बजाया करते और थे। जो भी है उनकी पीएचडी थी उस चीज़ पे, है ना। तो कभी नहीं समझ आई बातें। जैसे जैसे बड़े हुए और जैसे देखो डीएनए भी तो मैच्योर होना चाहिए, पात्रता भी तो होनी चाहिए आपकी वो चीज़ें लेने की। सो जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे बाल सफ़ेद होने शुरू हुए, या आई कैन से 20-25 ईयर्स अगो जब समझ आनी शुरू हुई, आई थिंक माई डिसाइडिंग ईयर वॉज व्हेन आई वॉज 36 ईयर्स ऑफ एज। आज मैं 60 का होने वाला हूँ, 59 का हूँ। तो वो 36 साल की उम्र ऐसी थी कि बहुत सारी चीज़ें सडनली जैसे एक्सप्लोजन होता है ना, वो बोला था उसका मतलब ये है, टीचर ने बोला था उसका मतलब ये है, वो प्रोफेसर ने बोला था उसका मतलब ये है, गुरुजन ने बोला था ये है, वो साधु महाराज जी वो प्रयागराज में उन्होंने जो बोला था उसका मतलब ये है। तब आपको समझ आता है। और मज़ेदार बात मैम ये है, आपको जब एक चीज़ समझ आनी शुरू होती है तो वो इट हैज़ अ कैस्केडिंग इफेक्ट, पोर्टल खुल जाता है सर। हाँ बहुत प्यारा आपने शब्द यूज़ किया, पोर्टल खुल जाता है। तो आपका ना वो पेंडोरस बॉक्स की तरह ऐसे खुलता है, तो ओ अच्छा 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 ये यू स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स टुगेदर, है ना। एंड देन यू गेट अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, यू गेट अ कंप्लीट पिक्चर, यू आर वेरी रिलैक्स्ड, तो है ना। तो जब मैं यंग था, मैं तो उसे यंग ही बोलूँगा, 30 और ये 36 तक की जो उम्र थी जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग्स आ रही थी, तो उस वक्त तो मैं भी बहुत उग्र था, मैं भी बहुत अग्रेसिव, आई वाज सो नॉर्मल, आई हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ, आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ फाइनेंशियली ऑल्सो, बिकॉज ठीक है आई यूज्ड टू वर्क एज अ लैंग्वेज ऑफिसर, मतलब मेरे जो भी इनकम हुई है वो इंग्लिश लैंग्वेज से ही हुई है, जो भी अपना लिटरेचर में और इसमें। तो कॉर्पोरेट्स में भी मैंने काम किया, एज अ टेक्निकल एडिटर काम किया मैंने, कॉपी राइटर काम किया मैंने, एज अ टीचर काम किया, जो भी किया। लेकिन जब मैं 36 तक पहुंचा तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर, एकदम एक्सप्लोजन होता है आपका कि हुआ कि अरे यार। अच्छा, मज़ेदार बात तो ये है कि ये भी नहीं पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना सिग्निफिकेंट है। हम तो मज़े मज़े में कर रहे थे, हम तो ये थे अरे यार मैंने इतने लगा दिए, इतने लाख पौधे लगा दिए, देखो कितनी सारी छाया आ गई, इतने सारे पक्षी आ गए उस पर, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी एनहेंस हो गई, इतनी सारी तितलियाँ आ गई, चलो फ़ोटोएँ खींच ली, वो कर ली, फ्रेंड्स को दिखा दिया, फ्रेंड्स को थोड़ा पहले तो शो ऑफ भी किया करते थे, अरे देख मैंने ये कपूरथला रोड पे सारा नीम लगा दिया, मैंने वो नगर रोड नासिक फाटा से लेके नासिक तक पूरा पीपल लगा दिया, मैंने नगर रोड पे लगा दिया, दौलताबाद रोड पे लगा दिया, जनता लोरा वाली रोड पे, मैंने जालना में लगा दिया, कोपरगांव, बीड़, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड़, मैंने मराठवाड़ा में इतना नीम लगाया, वो अलग चीज़ थी। लेकिन सडनली समझ आया, अरे बाप रे बाप, प्रकृति आपसे क्या करवा रही है, एंड आप कठपुतली की तरह लगे हुए हो, करे जा रहे हो, इसका तो कोई मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इससे। ये तो देन यू रियलाइज ओ माय गॉड, ये एल्गोरिदम अलग ही है। तो पीपल बाबा चूजन वन है। हाँ, दैट्स हाँ, व्हाट, गलत नहीं होगा दैट्स अगर माय हम इसको इस अंडरस्टैंडिंग, तरीके दैट्स से माय लेंगे। अंडरस्टैंडिंग।
That's my understanding. This is something which many masters have told me, you know, that you are the chosen one. कभी पेड़ को ऐसे हग करके कुछ अपनी बात, कोई अपनी एंजाइटी, कोई अपनी परेशानी कभी शेयर की है? Not exactly hugging a tree. वो आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है, but sitting under a tree, you know, when you're working with a tree, you जब थकते हो, लंच वगैरह हमारा फील्ड पे ही होता है, मैं सिर्फ दाल चावल ही खाता हूँ, तो दोपहर का खाना तो हमारा जंगल में ही होता है, तकरीबन 98% टाइम्स हमारा जो होता है साइट पे ही होता है। तो हाँ, वो जो कम्युनिकेशन मैं कहूँगा वो जो होता है, अब लोग कहते हैं क्या कम्युनिकेट होता है, अरे भैया कैसे समझाएं आपको क्या कम्युनिकेट होता है? अनुभव का विषय है। इट्स समथिंग बिटवीन टू लवर्स, है ना? तो आप कहो कि अच्छा आपका और उनका क्या एक्चुअली क्या होता है, अरे यार क्या समझाएं तुमको, पूरा द होल केमिस्ट्री चेंजेस, द वे यू फील कंफर्टेबल, यू फील आई एम एट द राइट स्पेस एट द राइट टाइम एट द राइट, यू नो, एवरीथिंग सीम्स राइट। वो गाने हैं ना, जैसे सब कुछ अच्छा लगता है, वो यू नो, ये तो आशिकी है। ये सनातन और ये जितनी भी आपका जो वनस्पति चेतना के साथ आपका रिश्ता है, ये भी एक मोहब्बत है। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है, ये अलग टाइप का रोमांस है। ये लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग अरे यार ये क्या तुम ऐसे जंगलों में पेड़ पौधों के साथ, सारी उम्र हो गई 47 ईयर्स हो गए तुम्हें एक्टिवली काम करते हुए, 60 के होने वाले। मेरे फादर तक आज तक बोलते हैं बेटे कमाया क्या तूने? भाई देखो वो फादर है ना, वो तो यही बोलेंगे तूने आज तक तो तेरे पास घर नहीं है, तेरे पास एक प्रॉपर कार तक नहीं है, स्कूटर पे घूमता है, मोटरसाइकिल पे घूमता है, ये क्या, ये कोई लाइफ है? ये कोई क्यों? क्योंकि बेचारों को तकलीफ होती है, क्योंकि उनके साथ में ही रिटायर्ड एज अ वेरी सीनियर ब्रिगेडियर। बट आपको तो मज़ा आता होगा ना? हाँ, मतलब आई एम हैप्पी द वे आई एम। और मैं देखता हूँ उन लोगों, अच्छा कभी कभी डाउट होता है, मैं जब उन लोगों को भी देखता हूँ जिनके पास है, वो तो दुखी देखता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, मेरे को प्रकृति ने सब दिया है, मेरे को दोस्त दिए हैं, मेरे को इतना प्यार दिया है लोगों का, मुझे मैं कुछ चीज़ सोचता हूँ वो चीज़ हो जाती है। ये भी मतलब मैं कनेक्शन बहुत कम है, सोचता हूँ, ये प्रकृति के साथ ये भी कनेक्शन है। हाँ, कभी मन करता है यार ये खाने का मन कर रहा है, कोई Actually, दोस्त आ जाएगा वो कहेगा चल यार खाने चलते हैं, चलते हैं। चल 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 सर गोलगप्पे एक्चुअली खाते आपने हैं। सही कहा था शुरुआत में कि ये सब कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। अब जब हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ ही जुड़ गए हैं, तो मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, मेरी क्या डिज़ायर है, मुझे इस वक्त क्या चाहिए, उसको तो सुन रहा है ना, उसको वो एनर्जीज तो फील हो रही हैं, वो भाव फील हो रहे हैं। अच्छा, वनस्पति के साथ ना एक और प्यारी चीज़ होती है, आप परसेप्शन के दायरे से बाहर आते हो। समाज परसेप्शन है, यस, है ना, शहर परसेप्शन है, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो एक परसेप्शन है, क्या पहनोगे क्या नहीं है, फॉर्मल है, साड़ी पहननी है, अच्छी पहननी है, ये कैजुअल कपड़े यहाँ नहीं पहनने, वो नहीं पहने। सो डूज एंड डोंट्स बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जब आप जंगल में जाते हैं वहाँ डूज एंड डोंट्स नहीं होते, सारा खत्म, कुछ है ही नियम नहीं होने के बाद भी सर हम कितने अवेयर हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि ये इतना विशाल पेड़ खड़ा है, इसके नीचे गंदी बॉटल नहीं फेंकनी है, हाँ, इसके आसपास मलमूत्र नहीं करना है। हम कितने अवेयर खुद से ही हो जाते हैं। जैसे लोगों को, बच्चों को क्लास में समझाया जाता है कि बेटे प्लास्टिक्स के बारे में ये वो है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है, एक बार बच्चे को ना आप अगर उसको गार्डनिंग सिखा देते हो ना, उसको सब समझ आ जाता। वो कोई ऐसा चीज़ करेगा ही नहीं बच्चा कि जिससे मिट्टी को हार्म हो, हवा को और पानी को। हमारी पूरी प्रकृति जो है और पूरी सृष्टि जो है 3 चीज़ों की बनी है, हवा पानी मिट्टी, है ना। ये जो पोल्यूशन की बात करते हैं, टॉक्सिन्स की बात करते हैं, टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, वो है क्या? हवा पानी मिट्टी। चाहे वो ओशंस हैं तो पानी की बात कर रहे हैं, रिवर्स हैं हम पानी की बात कर रहे हैं, है ना। मिट्टी है तो पहाड़ की बात करते हैं, रेगिस्तान की बात करते हैं, फार्म्स की बात करते हैं, अपनी सॉइल की बात करते हैं। हवा हवा है, प्रदूषण है, इतनी मौतें हो रही हैं उसके कारण। तो हवा पानी मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है। तो बच्चे को एक बार आप हवा पानी मिट्टी से इंट्रोड्यूस करा दो, उसकी बेसिक केमिस्ट्री समझा दो। मैं केमिस्ट्री वर्ड बहुत बार यूज़ करता हूँ क्योंकि फॉरेस्ट इज ऑल्सो केमिस्ट्री, वो एक नेचुरल केमिस्ट्री है ना। पार्क जब आप बनाते हैं तो सारी उम्र उसको मेंटेन करते हो। आप एक फॉरेस्ट बना देते हो, वो अपने आप को मेंटेन करता है, वो केमिस्ट्री अलग है। तो इट इज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड टू दैट केमिस्ट्री। एयर वाटर सॉइल, हवा पानी मिट्टी, ये जंगल है बेटा, जंगल ऐसे चलता है और जंगल ऐसे उगाया जाता है। और ये इसलिए उगाया जाता है क्योंकि यहाँ की जो स्पीसीज हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये तुमको जिंदा रखती हैं। तो सर मैं ये भी कह सकती हूँ, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आपको शास्त्र गंभीर लगते हैं, वेद पुराण गंभीर लगते हैं, गीता, भगवत गीता, भागवत, ये सब गंभीर लगते हैं, आप नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप पेड़ों के साथ जुड़ जाइए, आप जंगल के साथ जुड़ जाइए। जो बदलाव उनको पढ़कर आएगा वही बदलाव इनको पढ़कर भी आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरा ये सजेशन है हम्बल वो है कि जिनको शास्त्रों को पढ़ना है वो अवश्य पढ़ें। फिर जो हमारे ज़माने में जिसको बोलते थे ना, पिलग्रिमेज जिसको बोलते थे, वो अंडरटेक कीजिए। मुझे याद है जब हम गए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ पहली बार, तो पैदल गए थे। हाँ, हम भी पैदल गए थे। चप्पल हम हर की पैड़ी अपना हरिद्वार में उतार के गए थे, क्योंकि नानी ने कहा चप्पल पहन के जाएगा देवनगरी में, देवभूमि में, है ना। तो वो एक भाव था। और उस समय सब साधु सन्यासी, सब जितने भी प्यारे लोग थे, वो सब पैदल जाते थे। 330 किलोमीटर की यात्रा होती थी और पता भी नहीं चलता था, हफ्ते भर में पहुंच जाते थे। किसी के पास सामान थोड़ी ना था, पहले बैकपैक थोड़ी ना होते थे, कोई टिफिन थोड़ा ना कैरी करता था, वाटर बॉटल थोड़ा ना कैरी करता था। रास्ते में प्याऊ होते थे, ऊपर पेड़ होते थे, भंडारे लगे होते थे, और मजे मजे में। पहले कोई स्कॉर्पियो थोड़ा ना चल रही होती थी, पहले कोई ट्रक थोड़ा ना चलता था। जब आप यात्रा पे निकलते थे कोई ट्रैफिक नहीं। और ठीक है, कभी कभी कोई फिएट कार निकल गई, कोई एम्बेसडर, वो समय गाड़ियों के नाम पे 2 गाड़ियाँ होती थी, 2 स्कूटर होते, लैम्बरेटर और वेस्पा होता था। मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। अब तो समझ नहीं, अब तो इंसान सोचता है चलूँ कहाँ मैं, है ना। इतने वो लोहे के टुकड़े हैं जो 4 पहिए पे चलते हैं, वो इतने, उसकी पॉपुलेशन इतनी हो गई। तो वो जब आप चलते थे ना, तो वो जो समय मिलता था बड़े बुजुर्गों के साथ, साधु सन्यासियों के साथ, आप कहीं भी बैठे हैं, तो वो आदत थी कि भाई चलो, जो निकलता था, जिसके भी केश बड़े हैं, जिसके भी माथे पे है, जिसके भी वस्त्र वैसे हैं, भाई पाँव छूना है, आशीर्वाद लेना है। तो उस वक्त तो ये कैलकुलेट, मैथमेटिक्स क्या चल रही होती, और आज मैंने 300 आशीर्वाद ले लिए, आज मैंने 350 आशीर्वाद ले लिए। तो अपने से कंपटीशन होता था कि कितने आशीर्वाद लिए, है ना। तो वो, उसको मैं कहता हूँ संस्कार, वो होता है संस्कार। आज बच्चे को हम क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ बेटा, सीधा पहुँच जा, है। आपने उसको बढ़िया बढ़िया एसी गाड़ी में, अरे पहाड़ों में गए हो भाई साहब, खिड़की तो नीचे कर लो, शीशा तो नीचे कर लो, हैं। पहाड़ों की हवा तक नहीं ले पाते, और तुम जा रहे हो तीर्थ यात्रा पे, वहाँ तुम्हें मच्छर काट रहा है और खाओगे तुम छोले भटूरे वहाँ पर जाके। तो हमारी तीर्थ यात्रा की परिभाषा बदल गई है। वो जो सीक्रेटनेस थी, हमने उसको इतना मोनेटाइज और इतना मैकेनाइज्ड कर दिया कि हमारी तो अब तीर्थ यात्रा ही नहीं रही। तीर्थ यात्रा को कंफर्ट जोन बना दिया है। कंफर्ट, जहाँ तो कंफर्ट हो, उसमें तो कंफर्ट भी नहीं है, वो भी आपाधापी है ना। तो बहुत कम ऐसी यात्राएं अब बच गई हैं हमारे देश में, और इस चीज़ पे मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं बोलता भी बहुत हूँ इस चीज़ पे, यार तीर्थ यात्रा को यात्रा रहने दो ना, यात्रा तो इससे होती है, पद यात्रा। तो वो कहाँ है, वो तो तुमने एसयूवी यात्रा बना दी,
वो तो तुम बसों में जा रहे हो, हेलीकॉप्टर पे जा रहे हो, तो यात्रा कहाँ की हुई? वो किस यात्रा का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ जाके आपने मत्था टेक के फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल के आप वापस आ गए, वो यात्रा नहीं है। यात्रा वो है कि जब आप वहाँ होते हैं, जो 10-20 दिन आपका आना जाना जो है, उसमें वो स्पेस में जो आपके अंदर घटित होता है, उसको यात्रा बोलते हैं। वो जो साधु रास्ते में मिलते हैं, वो जो वृक्षों की ठंडी छाया, वो हवाएं जो जंगल, चलती हाँ, हैं। चाहे बारिश हो, चाहे कुछ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंड लग रही हो, चाहे कुछ, यात्रा करनी है भाई। सो यात्रा यात्रा में थी, वहां बैठ के दर्शन करने की यात्रा वो थोड़ी ना थी। वो तो वो कहते हैं ना, आप लाइफ टाइम एक्शंस का एक छोटा सा उसका सरमाया है वो। तो यात्रा जो है, वो यात्रा में वो अब एब्सेंट है टोटली। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को वो मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सर हम हम तो अपने चक्राता बच्चों को रोड पे भी जाते थे, जैसे आपने चौपटा का नाम लिया, जी ये अरे बचपन में हम लोग तो ये तो खेल खेल में चोपता निकर पहुंच जाते थे आप। निकर निकर और चप्पलों के अंदर घूमते फिरते। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, चीज़ें बहुत हो गई हैं, है तभी ना? तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सर। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुरापात हमने आगे पीछे अपने इकट्ठी कर ली है। लाइफ बेसिकली इज़ वेरी वेरी सिंपल। एंड मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि गॉड गिव अस अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, हमारे पास टाइम ही नहीं है उसको एंजॉय करने का। उस समय तो निकालना पड़ेगा सर, सबकी प्रायोरिटी होती है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों की गणित बड़ी कमज़ोर है। I'm so happy I'm speaking on the speaking tree के, और ये भी स्पोकन वर्ड जो है ट्रीज का ही है, जो मैं आपको अभी कहने लगा। इट्स सो हम इतने लेट हो जाते हैं चीज़ों को समझने में। आई वॉज जस्ट लकी, आई वॉज श्योर, मेरा लक था कि मेरा इकोसिस्टम बचपन में, जो जनरेशनल इकोसिस्टम था, मेरा ग्रैंड मदर का, मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे दोस्तों का, साधु संत सन्यासियों का, आश्रम का, जो कि आई वॉज वेरी लकी। तो मैंने बहुत छोटी एज में छोटी छोटी चीज़ें मुझे समझ आ गई। आई डिडंट वेस्ट माई टाइम इन थिंग्स विच वर दिस थिंग। माई फादर वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर। नानी ने एक सेंटेंस बोला था, कहते बस डॉक्टर, तू सिर्फ लोगों का इलाज करेगा। ये लगा, मैं बार बार करता हूँ क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत ट्री प्यारा स्पीकिंग ट्री है। लगा हुआ है, तो मेरी नज़र बार बार उस पर जाती है। अरे तू इनके साथ काम है, तू तो पृथ्वी का इलाज करेगा, बहुत सुंदर। तू तो पृथ्वी का इलाज करेगा, तू हवा का इलाज करेगा, तू पानी का इलाज करेगा, तू मिट्टी का इलाज करेगा, तू जानवरों का इलाज करेगा, तू पॉलिनेटर्स का इलाज करेगा, तू जो बीज बन रहा है, हम जिसका खाना खाएंगे, हमारी एग्रीकल्चर का, हमारे फार्मिंग का, सबका इलाज करेगा। तू क्या ऐसे ही 2-4 बीमार लोगों को लेके स्टेथोस्कोप देख के और उनकी एक्सरे रिपोर्ट पे, ये तो बहुत छोटा काम है। और ये दिमाग में ऐसा वो बम फटा कि वाकई नानी तो ठीक कह रही है। अच्छा, पापा उस वक्त एफएमसी में थे, ही वाज अ प्रोफेसर इन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पेडियाट्रिक्स में थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, देन ही बिकेम अ सीनियर एडवाइज़र, उधमपुर गए और वहाँ तो एकदम ये जो छोटे छोटे, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा इकोसिस्टम ऐसा था कि वो छोटी छोटी जो बातें थी वो जाके कहीं ना कहीं घर कर गई। और वो पूरा पूरा पायदान ऐसा था, या आप कहो इट वाज अ परफेक्ट टाइम फॉर वो जो हार्वेस्टिंग ऑफ द सीड्स होता है। तो जो जो बातें कहीं गई वो कहीं ना कहीं वो जॉइनिंग द। अब मैं एक बात बताऊं, अल्टीमेटली यू हैव टू बी वेरी लकी फॉर दीज थिंग्स, बिल्कुल। है ना? तो ये जो साधु सन्यासी भी जो होते हैं, लोग कहते हैं अरे इसने त्याग किया, अरे त्याग नहीं किया, ही इज़ वेरी लकी, वो निकल गए। वो बिल्कुल तुमको सर। त्याग समझ आता है, वो त्याग तो तुम कर रहे हो। त्याग तुमने अपनी खुशी का किया, अपनी रिलेशनशिप्स का किया, अपने दोस्तों का त्याग किया, आपने अपनी शांति का त्याग किया। तो त्यागी तो तुम हो, वो क्या त्याग कर रहा है? उसने तो पाया, वो तो उसके लिए अलग शब्द होना चाहिए। उन लोगों ने पाया, त्याग तो मासेस कर रही हैं त्याग। जो सिंपल चीज है, ऑब्वियस चीज है, वो नजर नहीं आ रही उनको। त्याग तो मासेस ने किया है, उन्होंने थोड़ा ना त्याग किया है।
जो ऊपर बैठा है वो तो बैठ गया, जो निकलने वाले थे वो तो निकल गए, क्योंकि प्रकृति ने उनको चुना है सर। आपने उनको चुना शुरुआत में ही कहा था कि है प्रकृति ना। आपको चुनती है। हाँ, सो आई थिंक मासेस को भी जो है, आई रियली होप कि एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिफोर इट इज़ टू लेट, क्योंकि पॉपुलेशन तो अब कम होगी। लोग ये मॉडलिंग कर रहे हैं पिछले 5 साल से कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली आपके चैनल पे कह रहा हूँ, गेट रेडी सर, पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ठीक है, अगर आप ऑनेस्टली पॉपुलेशन का सेंसस करेंगे 192 कंट्रीज़ में पूरे प्लैनेट पे, आप देखेंगे देयर इज़ अ स्टीप, नॉट डिक्लाइन, देयर इज़ अ स्टीप डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन। दैट इज़ हाउ प्रकृति वर्क्स, दिस इज़ हाउ नेचर इज़ वर्किंग। वो कहते हैं इनफ ऑफ होमो सेपियंस, बहुत हो गया, वी हैव लॉस्ट रेलेवेंस, वी हैव लॉस्ट आवर रेलेवेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वी आर द ओनली स्पीशीज विच इज़ अ कंज्यूमर। यस, हम देते देयर इज नहीं नो हैं अदर कुछ भी। स्पीशीज विच इज अ कंज्यूमर। वो कुछ दे के जाता है। एक अर्थवर्म भी जो है, केचुआ भी है, उसके भी जो फीकल मैटर है उसको भी हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, यस। है ना। जो कॉकरोचेज हैं, चाइना में अभी कर रहे हैं, जो कॉकरोचेज को अंदर छोड़ते हैं, बायोमैटर को वो पूरा खाते हैं, वो उसकी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वो प्रीमियम पे बिकता है वहाँ। तो कॉकरोच और अर्थवर्म भी कुछ दे के जा रहे हैं पृथ्वी को, और हम समझने की प्लास्टिक बात दे है। रहे हैं। और हम जो हैं, हम जो भी कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी, वो डैमेजिंग है। पहले में और अब में, जब कहते थे कि वी इट वाज अ गोल्डन पीरियड, हम सोने की चिड़िया थे, वो बिल्कुल थे सर। वो इसलिए थे क्योंकि हम सहज थे, नेचर लवर थे, हाँ प्रकृति के बीच थे। हाँ, नेचर लवर वो शब्द हैं, पर आप थे, आप थे, मजे में थे, है ना। लेकिन अब जो है ना, अब हमने इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये माउस इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी। अगर मुझे कोई वैसे पूछे, कभी कभी हो जाता है इकोनॉमिक्स में, कभी कोई डिस्कशन हो रहा है, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो मैं कहता हूँ करना क्या है यार, इंडिया तो कृषि प्रधान देश है, हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पे फोकस करें, बात खत्म, 100% एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है शायद ये पॉडकास्ट देखकर स्पीकिंग ट्री के जो दर्शक हैं और जिन तक भी ये पॉडकास्ट पहुंचेगा, कुछ बदलाव तो आएगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो सर देखिए हो चुकी है। लोग बदलाव अब पता कहाँ से आएगा? जब आप स्पीकिंग ट्री को लिसन करोगे, जब आप स्पीकिंग ट्री को, मैं बड़े उस पर कह रहा हूँ, आप, ट्रीज आर ऑलवेज स्पीकिंग, ट्रीज आर ऑलवेज स्पीकिंग। हमारे पास टाइम नहीं है लिसन करने में। शायद डिजिटल वर्ल्ड में स्पीकिंग ट्री आया ही इसलिए है कि जो पेड़ पौधों की भाषा आप नहीं समझ पा रहे हो, इसके जरिए समझ लो। ट्रीज आर ऑलवेज स्पीकिंग, हमने तो बचपन से देखा है, ट्रीज आर ऑलवेज स्पीकिंग। कुछ सुनने वाला चाहिए, डेफिनेटली वो सर। सत्संग, वो भजन, वो कीर्तन, वो तो हमेशा ही उसमें है। ट्रीज आर ऑलवेज स्पीकिंग। लेकिन हम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है जी, हम बहुत बिजी हैं। हमारे पास मनुष्य जो इतना मजेदार स्पीसीज है, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम, हमारे पास टाइम ही नहीं है उसको। द ट्रीज आर ऑलवेज स्पीकिंग। और वही है आई वो होप जो कि कॉस्मिक साउंड है, उसको आप ओम का नाद कहते हैं, आप बहुत सारी शब्दावली हम वो करते हैं। द ट्रीज आर ऑलवेज स्पीकिंग, बट वी आर नॉट देयर टू लिसन टू दैट। और मुझे लगता है आज के बाद बदलाव आएगा, और मैं बहुत होपफुल भी हूँ कि बदलाव आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छा जुड़ने के लगा, लिए, और थैंक यू आपसे सो बात मच, करके एक नया थैंक ही यू। अनुभव हुआ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद प्रकृति के बीच बैठी हुई हूँ इस वक्त। और फिर एक एक पिन पॉइंटेड बात जो समझ में आई, वो ये समझ में आई कि ये सारी चीज़ें जो आपने बोली ना सर, ये बहुत सहज ज्ञान है। इसमें कोई मैथ की, फिज़िक्स की, बहुत इंटेलेक्ट की, बहुत बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही सहज ज्ञान तो है ना सर, समझ नहीं आता है, सदियां लग जाती हैं, कई लोगों को तो कई जन्म लग जाते हैं इस सहज ज्ञान के लिए। तो सर पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको कि आपको प्रकृति ने चूज़ किया, आप चूजन वन है, कि भले ही आपकी अनंत जन्मों की यात्रा हो, लेकिन इस यात्रा में तो समझ लिया आपने यस यस यस, कि क्या है मोटिव, एब्सोल्युटली, क्या बहुत करना है। हाँ बिल्कुल, नो रिग्रेट्स एंड नथिंग। बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्यारी रही है। बस मैं बार बार सबको बोलूँगा, बल्कि आपको भी बोलना चाहिए, आपका तो पूरा ब्रांड, आपका लोगो, आपका पूरा पॉडकास्ट ही उस पे है।
take out time. The trees बिल्कुल। are speaking. The trees are speaking. Just please take out time to listen to them. सर के कहने पे और मेरे कहने पे मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, अगर आसपास कहीं कोई पेड़ पौधे हैं, कोई जंगल है, या कहीं आप कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ट्रिप ऐसे मत प्लान करिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, ये खाऊँगा, यहाँ यहाँ घूमूँगा, इंस्टाग्राम के लिए ये अच्छी अच्छी सेल्फीज़ लूँगा। ऐसे सोचिए कि मैं प्रकृति के लिए जाऊँगा, प्रकृति के बीच उसके उस अनाहत ध्वनि को सुनने जाऊँगा, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को महसूस करने जाऊँगा, उससे एक अपनी एनर्जी को मैच करने, तालमेल बिठाने जाऊँगा। जाकर देखिए और उसके बाद आकर अपने अनुभव इस पॉडकास्ट में बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि कैसा महसूस हुआ। एक माइंडसेट लेके मत जाइएगा, धारणा के साथ मत जाइएगा, कोरी स्लेट लेकर जाइएगा। फिर उस कोरी स्लेट पे प्रकृति क्या लिखती है वो आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत सुंदर अनुभव होगा। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके प्रकृति के साथ क्या अनुभव रहे हैं, अगर कोई हैं वो भी मुझे बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आज आप पीपल बाबा से मिले, अगली बार फिर हम उनके साथ जुड़ेंगे और नई कहानियाँ, नए किस्सों पर बात करेंगे, नए ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।